हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने 1 लाख साल तक साधना कर चारों अमरलोकों का सम्राट बन गया। लेकिन जब उसको पता चला कि धरती पर उसकी एक बेटी है, तब उसने स्वर्ग का दरबार त्याग कर पृथ्वी पर चला गया। उसका एकमात्र उद्देश्य था अपनी बेटी को ढूंढना और आदर्श पिता बनना। लेकिन यहाँ पृथ्वी पर शहर के धनी परिवार ने सोचा था कि रहस्यमय बच्ची का जादुई रक्त उनकी अमरता की कुंजी है। अब आगे क्या होगा जब अमर सम्राट अपनी बेटी के पास जाएगा? चलिए बिना किसी देरी के कहानी को स्टार्ट करते हैं। डिस्क्लेमर। प्रस्तुत कहानी के पात्र, नाम, घटनाएं और संवाद लेखक की कल्पना परिणाम हैं। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, जीवित या मृत, या वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह पूरी तरह से अनायास और संयोग मात्र है। लेखक किसी भी जाति, धर्म या समुदाय की भावनाओं को आहत करने का इरादा नहीं रखते। अध्याय 1। मैं पिता बनने के लिए पृथ्वी पर जा रहा हूं। ब्रह्मांड की गहराइयों में 9 स्वर्गों के ऊपर एक महल तैर रहा था। प्रथम दिव्य सेनापति दिलीप ने गरुड़ सिंहासन पर ऊँघते हुए युवक को देखा। हाथ जोड़कर वह एक घुटने पर बैठ गया और आदरपूर्वक बोला, परम सम्राट, असंख्य फूलों के सागर में आज अराजकता का बैंगनी कमल खिल गया है। अप्सरा जोया सूद आपको उसके साथ इसे देखने के लिए आमंत्रित करती है। मैं नहीं जा रहा हूं। उस युवक ने अपनी पलकें भी नहीं उठाईं। परम सम्राट, पूर्वी सागर की नाग कन्या ने आपको शतरंज के खेल के लिए आमंत्रित किया है। दिलचस्पी नहीं है। परम सम्राट, पश्चिमी अमरलोक की 12 पंखों वाली देवदूत बहनों ने हाल ही में एक नए प्रकार के जादू पर शोध किया है और वे आपसे पूछना चाहती हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, परम सम्राट ने अधीरता से हाथ हिलाते हुए कहा। भविष्य के सभी निमंत्रणों को अस्वीकार कर दीजिए। लेकिन प्रथम दिव्य सेनापति के माथे पर पसीने की बूंदें आ गईं। उन्होंने सावधानी से कहा, महाराज, पृथ्वी से लौटे हुए आपको 5 वर्ष हो गए हैं। इस पूरे समय में आपने न तो किसी महिला साथी की तलाश की है और न ही महल से बाहर कदम रखा है। मैं ये पूछने की हिम्मत करता हूं, आखिर क्या बात है? उस युवक ने अपनी आंखें खोलीं और मानो अनगिनत तारे फूट पड़े हों। वह कुछ देर चुप रहा, फिर एक शब्द बोला, थका हुआ हूं। प्रथम दिव्य सेनापति अवाक रह गया। मैं 1 लाख वर्षों से अजेय रहा हूं। मेरा कोई भी प्रतिद्वंद्वी कुछ मुकाबलों से अधिक देर तक टिक नहीं पाया है। मेरी साधना चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। यद्यपि मेरी एक भी संतान नहीं है। जीने का क्या अर्थ है? परम सम्राट ने एक लंबी आह भरी। दिलीप, मैं अपने अंतिम पड़ाव पर जाने की तैयारी कर रहा हूं। अब से स्वर्गीय दरबार तुम्हारे हाथों में है। परम सम्राट, आपको ऐसे बुरे विचार नहीं रखने चाहिए। प्रथम दिव्य सेनापति दिलीप इतना भयभीत हो गया कि वह तुरंत जमीन पर लेट गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अन्य सम्राट अपने जीवन की कम अवधि पर विलाप करते थे, फिर भी स्वर्गीय दरबार के शासक को जीवन अर्थहीन और अत्यंत उबाऊ लगता था, और वह अपने दिन एक साधारण नश्वर प्राणी के रूप में पुनर्जन्म के चिंतन में बिताता था। फिर भी यह कुछ हद तक समझने योग्य है। जितना अधिक शक्तिशाली प्राणी होता है, उसके लिए संतान उत्पन्न करना उतना ही कठिन होता है। यह एक दिव्य नियम है, और यहाँ तक कि 4 अमर लोकों के स्वामी विवान सिंह भी इससे अछूते नहीं थे। अपने उत्तराधिकारी की तलाश में परम सम्राट ने 1 लाख वर्षों में हर संभव तरीका आजमाया, लेकिन सभी प्रयास असफल रहे। यह केवल उनकी अदम्य इच्छा शक्ति के कारण ही संभव था। भला ऐसा कष्ट और निराशा कौन सहन कर सकता था? जैसे ही दिव्य सेनापति दिलीप परम सम्राट को सांत्वना देने के बारे में सोचने की कोशिश कर रहे थे, तभी पूरी तरह से ऊब चुके विवान सिंह ने अपनी दिव्य चेतना को जागृत किया और अपने नश्वर शरीर को त्यागने के लिए एक उपयुक्त ग्रह की तलाश करने लगे। जैसे ही उनकी दिव्य चेतना ने पृथ्वी पर अपना प्रभाव फैलाया, वह झट से खड़ा हो गया। उसकी निगाहें खरबों प्रकाश वर्ष दूर तक फैली हुई थीं। यह आभा, उसने अविश्वास और उत्साह से भरी आवाज में कहा। दिव्य सेनापति दिलीप पूरी तरह से हैरान थे। यह क्या है? वंश। हा 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 हा। दिलीप, मुझे पृथ्वी पर अपने वंश का आभास हो गया है। यह मेरा बच्चा है। उत्साह से अभिभूत होकर विवान सिंह पल भर में गायब हो गया। विशाल हॉल में केवल एक वाक्य गूंजता हुआ छोड़ गया, मैं पिता बनने के लिए पृथ्वी पर जा रहा हूं। दिव्य सेनापति दिलीप अवाक रह गए। पृथ्वी, भारत देश। सितंबर की शुरुआत में मुंबई में मौसम सुहावना था और आसमान एकदम साफ धुंधला नीला था। लालटेनों और झंडों से सजाए गए शर्मा परिवार के विला के मुख्य प्रवेश द्वार के बाहर एक हलचल भरी भीड़ बधाई के नारे लगा रही थी।
जाहिर है किसी भव्य अवसर का जश्न मना रही थी। लंबे सफ़ेद वस्त्र पहने विवान सिंह ने यश अक्षर अंकित सोने की नक्काशी वाली पट्टिका को घूरते हुए अपने होठों पर हल्की सी मुस्कान बिखेरी। यही वह जगह है, मेरा बच्चा यहीं है। ध्यान से महसूस करने पर उसे पता चला कि वह एक लड़की है। 1 लाख साल। आखिरकार विवान सिंह को संतान हुई, और यह वही बेटी थी जिसकी उसे हमेशा से चाह थी। माफ़ कीजिए प्रिय, क्या आप भी शर्मा परिवार के भव्य भोज में शामिल होने आए हैं? एक मधुर महिला आवाज़ ने पूछा। आवाज़ की दिशा में मुड़ते हुए उसने देखा कि एक सुंदर महिला लंबी सफ़ेद वस्त्र पहने सौम्य मुस्कान लिए खड़ी है। वह अपने सामने खड़े अपरिचित व्यक्ति को निहार रही थी। हालांकि उसके चेहरे के भाव साधारण थे, फिर भी उसमें एक अवर्णनीय आकर्षण था जिसने उसे अपनी ओर खींच लिया। उसकी गहरी आंखों में मानो सूर्य, चंद्रमा और तारे समाये हुए थे। इस आदमी के पास तो अनगिनत कहानियां होंगी। बात इतनी बढ़ गई कि मुंबई में मल्होत्रा परिवार की सबसे प्रतिष्ठित उत्तराधिकारी प्रिया मल्होत्रा भी शर्मा गई और अधिक जानने की उम्मीद में बातचीत शुरू करने की पहल की। मैं अपनी बेटी को लेने आया हूं, प्रिया मल्होत्रा की ओर एक संक्षिप्त नज़र डालते हुए विवान सिंह ने कहा, और फिर नज़रें हटा लीं। अब वह बस शर्मा परिवार के घर में घुसकर अपनी बेटी को ढूंढना चाहता था। लेकिन जैसे जैसे वह पास पहुंचा उसे थोड़ी घबराहट होने लगी। वह समझ नहीं पा रहा था कि अपनी बेटी और उसकी मां का सामना कैसे करें। आपकी बेटी? प्रिया मल्होत्रा के चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी, लेकिन उन्होंने तुरंत हल्की मुस्कान के साथ खुद को संभाला। यह मुंबई के सबसे प्रतिष्ठित शर्मा परिवार का निवास है। आपकी बेटी यहाँ क्यों होगी जब तक कि आप उनमें से एक न हो? जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया, प्रिया मल्होत्रा को कुछ एहसास हुआ और उसकी खूबसूरत आंखों में उलझन छा गई। यह सही नहीं है। शर्मा परिवार की इस पीढ़ी में पुरुष वंश बहुत कम है। हर्ष शर्मा ही एकमात्र प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी हैं। यह व्यक्ति निश्चित रूप से शर्मा परिवार से नहीं है। हालांकि विवान सिंह ने उस पर और ध्यान नहीं दिया और धीरे धीरे शर्मा परिवार के विला की ओर चलने लगा। अरे तुम मुझे नज़रअंदाज क्यों कर रहे हो? प्रिया मल्होत्रा ने पैर पटका। यह देखकर कि उसके पास निमंत्रण नहीं है, उसने गुस्से में कहा, देखते हैं तुम बिना निमंत्रण के अंदर कैसे आते हो। मुख्य द्वार पर शर्मा परिवार का एक प्रबंधक 10 हट्टे कट्टे सुरक्षा गार्डों की 2 पंक्तियों के बीच एक एक करके निमंत्रण पत्रों की जांच कर रहा था। जो कोई भी अंदर घुसने की कोशिश करता उसे इतनी बुरी तरह पीटा जाता कि वह अपना बचाव करने में असमर्थ हो जाता। जब कर्मचारी उसे बाहर निकाल देगा तो मैं दखल दूंगी, फिर वह मेरा एहसानमंद होगा। प्रिया मल्होत्रा के होठों पर मुस्कान आ गई। उसे पूरा भरोसा था कि सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे वह सदमे से आंखें फाड़े देखती रही। उसने देखा कि विवान सिंह भीड़ के बीच से दरबारी को पीछे छोड़ते हुए सीधे शर्मा परिवार के परिसर में चला गया। किसी ने उससे निमंत्रण नहीं मांगा और न ही किसी ने उससे कोई सवाल किया। ऐसा लग रहा था मानो विवान सिंह नाम का वह व्यक्ति सबकी नज़रों में था ही नहीं। प्रिया मल्होत्रा का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने पास खड़ी अपनी एक परिचित महिला को पकड़ा और विवान सिंह की पीठ की ओर इशारा करते हुए बोली, वह आदमी बिना बुलाए अंदर कैसे आ गया? सू मैडम, वहाँ कोई नहीं है, आपको शायद भ्रम हो रहा है। एक और धनी परिवार की बेटी और प्रिया मल्होत्रा की करीबी परिचित महिला ने हल्के से हंसते हुए चिढ़ाया। प्रिया मल्होत्रा ने एक गहरी ठंडी सांस ली और बुदबुदाई, क्या मैं कोई भूत देख रही हूं? उसी क्षण 20 मीटर दूर खड़े विवान सिंह ने अपना सिर घुमाया। उसके होठों पर मुस्कान थी और उसकी आवाज उसके कान के ठीक बगल में गूंजी, मैं भूत नहीं हूं, एक भूत। प्रिया मल्होत्रा के पूरे शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए। वह चीख पड़ी और वहां से भाग गई। भूत डरावने नहीं होते, सबसे डरावनी चीज तो इंसान का दिल होता है, विवान सिंह ने आह भरते हुए सोचा और आराम से अपने आसपास का जायजा लिया। शर्मा परिवार के भोज कक्ष की दीवारें चीनी मिट्टी के बर्तनों और विभिन्न चित्रों से सजी हुई थीं। भव्यता के बावजूद यह सब दिखावटी परिष्कार का आभास देता था। यह नवधनी वर्ग की बेस्वाद फिजूल खर्ची थी, जिसमें किसी भी वास्तविक विरासत का कोई अंश नहीं था। भव्य हॉल में ठीक 10 मेजें लगाई गई थीं। सुरुचिपूर्ण ढंग से सजे धजे व्यक्ति लाल रंग की शराब के गिलास लिए बैठे थे, बातें कर रहे थे और हंस रहे थे, साथ ही संबंध बना रहे थे या व्यापारिक सौदे पक्के कर रहे थे। ये सभी लोग मुंबई के सर्वथा कुलीन वर्ग के थे। 10 मिलियन से कम की संपत्ति वाले किसी भी व्यक्ति को प्रवेश की अनुमति नहीं थी। शर्मा परिवार ने मार्शल डाउ परिवार बनने का जश्न मनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अकेले सजावट पर ही 100 मिलियन से अधिक खर्च हुए होंगे। रवि मिश्रा द्वारा बनाई गई वह भूदृश्य पेंटिंग ही शायद 100 मिलियन से अधिक की होगी।
हर्ष शर्मा और उनकी असाधारण मार्शल डाउ प्रतिभा के कारण ही शर्मा परिवार कुछ ही वर्षों में एक निम्न स्तरीय परिवार से उठकर मुंबई का सबसे शक्तिशाली परिवार बन गया। यह वास्तव में उल्लेखनीय है। कई मेहमानों ने प्रशंसा से आह भरी। उन्होंने इतिहास को अपनी आंखों के सामने घटते देखा। मार्शल व्यक्ति आम इंसानों से कहीं बढ़कर होते हैं। उनमें अकल्पनीय और भयंकर शक्ति होती है। हर ग्रह परिवार को अपने वंशजों के मार्शल आर्टिस्ट बनने पर गर्व होता था, लेकिन यह रास्ता बेहद कठिन था। शर्मा परिवार जैसे साधारण कुल का मार्शल डाउ परिवार बनना किसी आम आदमी के सम्राट बनने जितना ही बड़ा परिवर्तन था। इसीलिए मुंबई के इन शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्तियों के मन में ऐसी उदासी होना स्वाभाविक था। शर्मा परिवार ने वह सपना पूरा कर लिया था जिसे उनके अपने परिवार दशकों से पूरा नहीं कर पाए थे। लेकिन अफवाह है कि हर्ष शर्मा को भी अधिकांश लोगों की तरह मार्शल डाउ के लिए कोई प्रतिभा नहीं थी। कहते हैं कि यह तभी संभव हुआ जब उसने प्रतिदिन एक शिशु का ताज़ा खून पीना शुरू किया। एक अधिक उम्र के व्यक्ति ने धीमे से कहा। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, उसके बगल में बैठा बूढ़ा व्यक्ति पीला पड़ गया और फुसफुसाया, अपना मुंह बंद करो और निकल जाओ। उस अधिक उम्र के व्यक्ति का चेहरा उतर गया। उसने झट से अपना मुंह ढक लिया और भोज घर से बाहर निकल गया। वहां मौजूद कई लोगों के चेहरे पर अजीब भाव थे। उन सभी ने यह अफवाह सुनी थी, लेकिन किसी ने भी इस पर सार्वजनिक रूप से चर्चा करने की हिम्मत नहीं की थी। आखिरकार आज का शर्मा परिवार एक ऐसा अस्तित्व था जिसे वे नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। विवान सिंह ने भौहें चढ़ाईं। नवजात शिशुओं के ताज़ा खून पीने से उत्पन्न साधना प्रतिभा। किसी सामान्य व्यक्ति के खून का ऐसा प्रभाव तो हो ही नहीं सकता। उसे स्पष्ट रूप से आभास हुआ कि कुछ बहुत गलत हो रहा है, और उसकी निगाहें एकदम ठंडी हो गईं। अगर इसका मेरी प्यारी बेटी से कोई संबंध है तो शर्मा परिवार को आज खून की कीमत चुकानी पड़ेगी। अध्याय 2। मेरा नाम विवान सिंह है। जैसे ही विवान सिंह के दिल में हत्या का इरादा जागने लगा, एक गुस्से भरी आवाज गूंजी। अरे छोटी कुतिया, भागकर कहाँ जा रही हो? भोज घर में मौजूद सभी लोगों ने देखा कि लगभग 5 या 6 साल की एक छोटी बच्ची लड़खड़ाकर लाल कालीन पर गिर पड़ी। उसका चेहरा किसी मिट्टी की गुड़िया की तरह कोमल और सुंदर था। उसने पैबंद लगे कपड़े पहने थे और उसकी बड़ी बड़ी आंखें आंसुओं और घबराहट से नम थीं। उसके छोटे छोटे हाथ घबराहट से उसकी आस्तीन को पकड़े हुए थे और वो सिसकते हुए बोली, मैं अपनी मम्मी को ढूंढना चाहती हूँ, मुझे उनकी बहुत याद आती है। तुम मौत को दावत दे रहे हो, गुस्से से भरे चेहरे वाले सुरक्षा गार्ड ने व्यंग्य करते हुए कहा। अपनी जगह वापस जाओ, वरना मैं तुम्हें उस छोटे से अंधेरे कमरे में फेंक दूंगा। वो छोटा सा अंधेरा कमरा। उन शब्दों से उस नन्ही बच्ची का कमजोर शरीर कांप उठा। वो सिसकने की भी हिम्मत नहीं कर पाई। गार्ड ने संतुष्टि से गुर्राते हुए कहा, कम से कम तुम्हें पता है कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। सानवी सिंह, बेहतर होगा कि तुम। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, सानवी सिंह नाम की छोटी लड़की झटपट खड़ी हो गई और अपने छोटे छोटे पैरों पर दौड़ने लगी। वो बहुत छोटी थी, भला वो एक वयस्क पुरुष से कैसे आगे निकल सकती थी। गार्ड एक पल के लिए चौंक गया, लेकिन जैसे ही उसने खुद को संभाला, उसे लगभग पकड़ने में केवल 3 कदम लगे। सानवी सिंह का दिल निराशा से भर गया। उसने 3 महीने तक सिर्फ भागने के इस एक मौके का इंतजार किया था। क्या वो फिर से पकड़ी जाएगी और पिछली बार की तरह वापस घसीट कर लाई जाएगी? क्या उसे फिर से अंधेरे छोटे से कमरे में बंद कर दिया जाएगा? धड़ाम। ध्यान भटकने के कारण छोटी बच्ची का ध्यान कहीं और था और वो सीधे विवान सिंह की बाहों में जा गिरी। महाराज, इस कुतिया को पकड़ने में मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। ये शर्मा परिवार की नौकरानी है जिसे अपनी औकात का पता नहीं है। असुविधा के लिए क्षमा चाहता हूँ, सुरक्षा गार्ड ने विनम्रतापूर्वक कहा। विवान सिंह ने गार्ड की ओर ध्यान नहीं दिया। उसकी निगाहें उसकी बाहों में मौजूद छोटी बच्ची पर टिकी हुई थीं। उसे जो जुड़ाव महसूस हुआ, जो खून के रिश्ते से भी गहरा था, उसने उसे आसमान की ओर दहाड़ने के लिए मजबूर कर दिया। अंततः परम सम्राट विवान सिंह को उनकी प्यारी बेटी मिल गई। अपने दिल में उमड़ रही अत्यधिक उत्तेजना को दबाते हुए विवान सिंह ने कांपती हुई आवाज में पूछा, आपका उपनाम जय है? घबराई हुई सानवी सिंह ने विवान सिंह की आस्तीन पकड़ ली और दयनीय स्वर में विनती की, चाचा जी, कृपया मुझे बचा लीजिए, मैं अपनी मम्मी को ढूंढना चाहती हूँ। तुम मेरे पापा नहीं हो। मम्मी ने कहा कि मेरे पापा बहुत दूर चले गए हैं और जब सानवी बड़ी हो जाएगी तब वापस आएंगे।
सानवी सिंह ने अपना छोटा सा चेहरा ऊपर उठाया और गुस्से से बोली, तुम भी बुरे इंसान हो। तुम मुझे धोखा देकर मेरा खून पीना चाहते हो। खून? शर्मा परिवार का वो तथाकथित गौरव। उन्होंने मेरी बेटी का खून पीने की हिम्मत कैसे की? विवान सिंह के भीतर हत्या का क्रोध उमड़ पड़ा। अचानक पृथ्वी के हर कोने में, दिन हो या रात, आकाश काले बादलों से ढक गया। वातावरण में एक भयावह, संसार प्रलयकारी आभा छा गई। यहां तक कि पृथ्वी से उत्पन्न दिव्य मार्ग भी पतन के कगार पर कांप उठा। महाराज, कृपया इस कुतिया को मेरे हवाले कर दीजिए। हट्टे कट्टे गार्ड का स्वर अधीर हो गया। क्या ये आदमी बहरा है? ये सुनने का नाटक कर रहा है। विवान सिंह गुस्से से भरी ठंडी हंसी हंसा। तुमने अभी मेरी बेटी को क्या कहा? छोटी कुतिया। गार्ड ने ये बात सहज भाव से कह दी। जैसे ही शब्द उसके मुंह से निकले, उसका शरीर खून की बारीक फुहार में बदल गया। वो दृश्य अविश्वसनीय रूप से भयानक था। हालांकि विवान सिंह ने पहले ही सानवी सिंह को गोद में उठा लिया था और उसकी आंखें ढक ली थीं। सानवी, डरो मत, उसने धीरे से कहा। पापा यहाँ हैं। आज से कोई भी तुम्हारे सिर के एक बाल को भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। सानवी सिंह ने विवान सिंह को सूंघा। उसकी खुशबू अच्छी थी, जिससे उसे उतना ही सुरक्षित और प्यार भरा एहसास हुआ जितना अपनी मां के साथ होने पर होता था। नन्ही बच्ची ने धीमी आवाज में पूछा, क्या आप सचमुच सानवी के पापा हैं? बेशक, उन्होंने उसकी आंखों से अपना हाथ हटाते हुए कहा। सानवी सिंह ने अपनी आंखें खोलीं और काफी देर तक उनकी आंखों में देखती रहीं। उसकी आंखों में मौजूद संदेह गायब हो गया और उसकी जगह शुद्ध आनंद ने ले ली। उस लंबे समय तक देखने के बाद उसे यकीन हो गया, ये उसके पापा थे। उसकी आंखों में तुरंत आंसू आ गए। उसने विवान सिंह के गले में बाहें डाल दीं और दर्द भरी आवाज में रोते हुए बोली, पापा, हाँ, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। विवान सिंह के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी। वो बेहद खुश और उत्साहित था। आह, किसी की मौत हो गई है। भोजघर चीख पुकार से गूंज उठा। सुरक्षा गार्ड अचानक खून के फव्वारे में बदल गया, जिससे तमाशा देख रही संभ्रांतियां पीली पड़ गईं। कई महिलाओं ने अपने मुंह ढक लिए और उल्टी करने लगीं। मेरे शर्मा परिवार की जागीर में गड़बड़ी करने की हिम्मत कौन करता है? एक स्पष्ट, ठंडी आवाज हवा में गूंजी, जिसने पिता पुत्री के मिलन को बाधित कर दिया। नई आने वाली महिला लाल रंग के गाउन में बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी और उसके पीछे दर्जनों से अधिक सुरक्षा गार्ड चल रहे थे। यशोदा शर्मा है। वो हर्ष शर्मा की बड़ी बहन है, दिल्ली के जोशी परिवार के सबसे बड़े युवा स्वामी की मंगेतर है, इस भोज की मेजबान है और मुंबई की 3 महान सुंदरियों में सबसे आगे है। भीड़ ने पहचान और विस्मय में फुसफुसाहट की। यशोदा शर्मा की प्रतिष्ठा वास्तव में बहुत प्रभावशाली थी। कई साल पहले, जब उसका छोटा भाई हर्ष शर्मा अभी नगण्य था, तब बाहरी तौर पर सौम्य दिखने वाली लेकिन अंदर से शातिर यशोदा शर्मा ने अनगिनत साजिशों और योजनाओं का उपयोग करके मुंबई में शर्मा परिवार का रुतबा बढ़ाया था। यहां तक कि ये अफवाह भी थी कि हर्ष शर्मा की साधना शुरू करने और एक श्रेष्ठ मार्शल आर्टिस्ट बनने की क्षमता पूरी तरह से उसकी चालों की बदौलत ही संभव हो पाई थी। निर्दयी, दबंग और विषैले सांप की तरह खतरनाक, ये मुंबई के महान धनी परिवारों के मुखियाओं के बीच यशोदा शर्मा के बारे में सर्वसम्मत राय थी। सानवी, यशोदा शर्मा ने कोमल मुस्कान के साथ अपने हाथ आगे बढ़ाए। आंटी यशोदा के पास आओ, तुम्हें अजनबियों के साथ नहीं रहना चाहिए, ठीक है? नहीं। सानवी सिंह ने अपना सिर इतनी जोर से हिलाया कि ऐसा लगा जैसे वो गिर ही न जाए। उसने विवान सिंह की गर्दन पर अपनी पकड़ और कस ली और डरते हुए बोली, पापा, चलो भागते हैं। आंटी यशोदा फिर से सुई चुभोकर मेरा खून निकालने वाली हैं। विवान सिंह चुप हो गया। तो इस सब के पीछे यही महिला थी। उसकी निगाहें उस पर टिक गईं और उसने ठंडे स्वर में कहा, क्या तुमने तय कर लिया है कि तुम कैसे मरना चाहती हो? भोजघर में सन्नाटा छा गया। हर मेहमान को आश्चर्य हुआ कि क्या उन्होंने उसे सही सुना। यहां तक कि यशोदा शर्मा भी क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई। उसने विवान सिंह को गौर से देखा, उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। और तुम कौन हो? शर्मा परिवार के भोज के सभी निमंत्रण मैंने खुद लिखे थे। मुझे याद नहीं कि मैंने तुम्हें कोई निमंत्रण भेजा। मेरा नाम विवान सिंह है, मैं सानवी का पिता हूं। ओह! यशोदा शर्मा ने अपने कान के पीछे बालों की एक लट को समेटा। उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई। तो तुम वही हो जो 5 साल पहले बिना कुछ कहे गायब हो गए थे
और सानवी की मां राधिका राजपूत को उपहास और निंदा के तूफान के बीच उसे अकेले ही जन्म देने के लिए छोड़ गए थे। ये मैं ही था। विवान सिंह ने बिना किसी इनकार या स्पष्टीकरण के पुष्टि कर दी। ये सच था। 5 साल पहले उन्होंने पृथ्वी की एक महिला के साथ सहमति से संबंध बनाए थे। इसके बाद वे अपने महल लौट आए और लगातार 5 वर्षों तक ध्यान किया। इस दौरान उन्होंने एक बार भी अपनी दिव्य चेतना का विस्तार नहीं किया, वरना वे पृथ्वी पर बहुत पहले आ चुके होते। राधिका राजपूत का नाजायज संतान होना राजपूत परिवार के लिए कलंक था। संकट की घड़ी में मैंने, यशोदा शर्मा ने आगे बढ़कर सानवी को गोद लेने की पेशकश की। दूसरी ओर, तुमने कभी पिता के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया। आज मेरे शर्मा परिवार के घर में तुम्हारा क्या काम है? मैं अपनी बेटी को घर ले जाने आया हूं। सानवी का उपनाम जय है, लेकिन मैंने उसे अपनी बेटी की तरह पाला है। वो अब शर्मा परिवार की सदस्य है और मैं किसी को भी उसे ले जाने नहीं दूंगी। यशोदा शर्मा की आवाज एकदम ठंडी थी, उसमें जरा भी गर्माहट नहीं थी। सुरक्षा, इस आदमी के पैर तोड़ दो और इसे शर्मा परिवार की जागीर से बाहर निकाल दो। मेहमान चौंक गए। उसका काम तमाम हो गया। मिस शर्मा गुस्से में है। आज रात नदी किनारे एक और अज्ञात नाश मिलेगी। वो किसी को भी उकसा सकता था, लेकिन उसने यशोदा शर्मा को चुना। मुंबई में वो आखिरी लोगों में से एक है जिनसे आपको कभी भी पंगा नहीं लेना चाहिए। हॉल में दया की आहें गूंज उठीं। लगभग सभी लोग विवान सिंह को करुणा भरी नजरों से देख रहे थे। किसी को विश्वास नहीं था कि ये अनजान आदमी शर्मा परिवार के सामने टिक पाएगा। मुंबई में शर्मा परिवार सम्राट के समान था। उनकी स्थिति अटूट थी। अध्याय 3। उल्लेख करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। यशोदा शर्मा के बोलते ही उसके पीछे खड़े लगभग 1 दर्जन सुरक्षा गार्ड एक साथ आगे बढ़े। उन्होंने अपनी कमर से लाठियां निकालीं और इतनी जोर से घुमाई कि हवा में सीटी बज उठी। पापा, सानवी सिंह का छोटा सा शरीर थोड़ा कांपते हुए घबराकर बोला, पापा चलो भागते हैं। विवान सिंह ने अपनी प्यारी बेटी के बालों को सहलाया और मुस्कुराते हुए कहा, मेरी प्यारी, भागने की कोई जरूरत नहीं है, पापा माहिर हैं। कितने बाहिर हो? सानवी सिंह की बड़ी बड़ी चमकती आंखें उम्मीद से भरी हुई थीं। बस इतना ही माहिर। विवान सिंह ने लापरवाही से अपना हाथ कमर के स्तर पर रखा। अपनी बेटी को निराशा में मुंह फुलाते देख विवान सिंह ने जल्दी से अपना हाथ सिर के ऊपर उठा लिया। इतना भी माहिर? वाह, पापा सबसे अच्छे हैं। सानवी सिंह ने विवान सिंह के गाल पर एक चुंबन दिया। इससे विवान सिंह इतना खुश हुआ कि मानो हवा में उड़ने लगा। सानवी बहुत ही प्यारी थी। हालांकि यशोदा शर्मा का चेहरा और भी ठंडा होता चला गया। वो सानवी सिंह को, जिसे वो शर्मा परिवार की निजी संपत्ति मानती थी, किसी और से संबंध रखने की अनुमति नहीं देगी, यहां तक कि सानवी सिंह के जैविक माता पिता से भी नहीं। हर संभव जटिलता को शुरू में ही रोकना आवश्यक था। केवल इसी से ये सुनिश्चित हो सकता था कि उसका भाई हर्ष शर्मा हमेशा आध्यात्मिक रक्त का उपयोग करके अपना पोषण कर सके। इस तरह उसकी मार्शल दाव साधना निर्बाध रहेगी और शर्मा परिवार का भविष्य उज्ज्वल होगा। यशोदा शर्मा की आवाज एकदम ठंडी हो गई। तुम वहां क्यों खड़े हो? कर दो। जी हाँ मैडम, सुरक्षा गार्डों ने एक साथ जवाब दिया और धीरे धीरे उनके करीब आने लगे। भीड़ में एक महिला चिंतित भाव से देख रही थी। ये प्रिया मल्होत्रा थी, वही महिला जो शर्मा परिवार के द्वार के बाहर विवान सिंह से डर गई थी। शांत होने के बाद वो भी भोज कक्ष में प्रवेश कर चुकी थी। फिर भी बहुत हिचकिचाहट के बाद प्रिया मल्होत्रा आगे बढ़ने का साहस नहीं जुटा पाई। किसी अजनबी के लिए शर्मा परिवार जैसे शक्तिशाली शत्रु के प्रकोप को मोल लेना पूरी तरह से तर्कहीन होगा। इसलिए प्रिया मल्होत्रा चुपचाप देखती रही जब 1 दर्जन से अधिक सुरक्षा गार्डों ने विवान सिंह पर लाठियां बरसाईं। लेकिन जिस चीख की उम्मीद थी वो सुनाई नहीं दी। इसके बजाय एक अदृश्य शक्ति ने सभी सुरक्षा गार्डों को हवा में उछाल दिया। वे जमीन पर इस तरह गिरे कि गहरी खाई बन गई और दर्द की एक भी आवाज नहीं निकाल पाए। सभी 16 लोग गंभीर रूप से घायल और बेहोश हो गए। कोई भी नहीं बचा। यशोदा शर्मा ने अपनी आंखें सिकोड़ी। उसकी आवाज में थोड़ी हैरानी थी। तो आप मार्शल आर्टिस्ट हैं? ठीक है, तो यही आपके आत्मविश्वास का स्रोत है। मेहमान आश्चर्यचकित रह गए। विवान सिंह वास्तव में एक मार्शल आर्टिस्ट थे। दुर्भाग्यवश शर्मा परिवार की शक्ति आपकी कल्पना से परे है, यशोदा शर्मा ने बिना किसी घबराहट के कहा। शुरुआती हैरानी के बाद उसने भोजघर की दूसरी मंजिल की ओर देखा। कुछ ही देर में एक आकृति दूसरी मंजिल से नीचे कूद पड़ी। धमाका! धरती कांप उठी और संगे मरमर का फर्श मकड़ी के जाले की तरह दरारों में टूट गया। भीड़ में एक साथ सन्नाटा छा गया। दूसरी मंजिल जमीन से लगभग 5 मीटर ऊपर थी।
जो व्यक्ति नीचे कूदा था वो काले रंग के मार्शल आर्ट के वस्त्रों में पहने एक बूढ़ा आदमी था, जिसके चेहरे पर एक अवर्णनीय गर्व का भाव था। ये सिकंदर शेट्टी है। मास्टर हनुमान ताइक्वांडो ग्रैंड टूर्नामेंट के 3 बार के चैंपियन हैं। उन्होंने एक बार एक उग्र बैल को एक ही लात से मार डाला था। उनकी ताकत अतुलनीय है। जल्द ही लोगों ने उस वृद्ध व्यक्ति को पहचान लिया, जिससे विस्मय और भय की लहर दौड़ गई। सिकंदर शेट्टी की शक्ति वास्तव में असाधारण थी। मुंबई में शर्मा परिवार के तेजी से विस्तार का एक कारण ये भी था कि यशोदा शर्मा ने इस मार्शल दाव विशेषज्ञ को अपने पक्ष में करने के लिए विभिन्न तरीके अपनाए थे। इसी कारण वो शर्मा परिवार का आदरणीय सदस्य बन गया था, जो अन्य धनी परिवारों को उन्हें अत्यधिक उकसाने से रोकने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली था। अब जैसे ही शर्मा परिवार के आदरणीय व्यक्ति प्रकट हुए, प्रिया मल्होत्रा को विवान सिंह के लिए पसीना आने लगा। तो क्या हुआ अगर आप मार्शल आर्टिस्ट हैं? भले ही आप ताकतवर हों, क्या आप मास्टर हनुमान से ज्यादा ताकतवर हो सकते हैं, जिन्होंने 50 साल तक मार्शल दाव में खुद को लीन किया हो और ताइक्वांडो के क्षेत्र में अद्वितीय उस्ताद हो? भला एक छोटी सी मक्खी रथ को कैसे रोक सकती है? सिकंदर शेट्टी पीठ के पीछे हाथ बांधे भावहीन चेहरे के साथ खड़ा था। मार्शल दाव को 9 स्तरों में विभाजित किया गया है, जिन्हें निम्न, मध्य और उच्चतर स्तरों में बांटा गया है। निम्न 3 स्तर शक्ति का अभ्यास कराते हैं, मध्य 3 स्तर आंतरिक ऊर्जा का अभ्यास कराते हैं, उच्चतर 3 स्तर मार्शल दाव के शिखर पर है। इस स्तर के अभ्यासी मार्शल पुरुष कहलाते हैं और वे दिव्य कौशल का अभ्यास करते हैं। यद्यपि तुम्हारी आंतरिक ऊर्जा ने 16 आदमियों को हवा में उड़ा दिया, फिर भी तुम्हारी तकनीक अपरिष्कृत है। मेरी नज़र में इसमें बहुत सारी कमियां हैं, इसलिए तुम महज एक साधारण चौथे दर्जे के मार्शल आर्टिस्ट हो। सिकंदर शेट्टी ने थोड़ी निराशा के साथ कहा। तुम्हारी उम्र में चौथी कक्षा तक पहुंचना ये दर्शाता है कि तुम में कुछ प्रतिभा तो है, लेकिन तुम्हें शर्मा परिवार में मुसीबत खड़ी करने के इरादे से नहीं आना चाहिए था, और तुम्हें मिस शर्मा को तो बिल्कुल भी नहीं उकसाना चाहिए था। क्या विवान सिंह में मार्शल दाव की प्रतिभा है? यशोदा शर्मा की आंखों में एक ठंडी चमक कौंध गई। उसने धीरे से हंसते हुए कहा, विवान सिंह, मैं यशोदा शर्मा कोई कठोर व्यक्ति नहीं हूं। मैं तुम्हें एक मौका देती हूं। अगर तुम अपनी साधना और नसों को कमजोर कर लो, मुंबई में फिर कभी कदम ना रखने की शपथ लो और ये स्वीकार करो कि तुम्हारा सानवी से कोई संबंध नहीं है, तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगी। अगर मैं मना कर दूं तो क्या होगा? विवान सिंह ने शांत भाव से पूछा। ये औरत सचमुच बहुत क्रूर है। वो साफ तौर पर शर्मा परिवार के घर में ही मुझे मारना चाहती है, लेकिन पाखंडी तरीके से मुझे विकल्प दे रही है। कितनी हास्यास्पद बात है। पापा, सानवी को समझ नहीं आ रहा है। सानवी सिंह ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाते हुए कहा। छोटे बच्चों को इतना सब समझने की जरूरत नहीं है। विवान सिंह ने अपनी प्यारी बेटी के बालों पर हाथ फेरते हुए धीरे से कहा, अपनी आंखें बंद कर लो। पापा के कहे अनुसार ही खोलना। अब खून खराबा होने वाला है। सानवी सिंह ने आज्ञाकारी रूप से वैसा ही किया जैसा उसे कहा गया। उस क्षण पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया। हर चेहरे पर अविश्वास और हैरानी के भाव थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि किसी ने यशोदा शर्मा पर उंगली उठाने और ऐसी बात कहने की हिम्मत कैसे की, भले ही यह सर्वविदित सत्य था। प्रिया मल्होत्रा ने भौहें चढ़ाईं। भले ही वो एक कुशल मार्शल आर्टिस्ट हो, लेकिन वो यशोदा शर्मा का इस तरह अपमान नहीं कर सकता। वो शर्मा परिवार की रीढ़ की हड्डी है, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वो प्रतिभाशाली हर्ष शर्मा की बड़ी बहन है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यशोदा शर्मा की मुट्ठियां भिज गईं। जोर से मारने पर उसकी उंगलियां सफेद पड़ गईं। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। आदरणीय हनुमान, कर दो। कमर पर काली बेल्ट बांधे, 60 साल से अधिक उम्र के होने के बावजूद और सिर पर सफेद बाल होने के बावजूद सिकंदर शेट्टी पूरी तरह से ऊर्जावान थे। उन्होंने गर्दन घुमाई। उनके चेहरे पर थोड़ी सी तिरस्कार की झलक थी। मैंने 50 साल से अधिक समय से ताइक्वांडो का अभ्यास किया है और 5वीं श्रेणी के शुरुआती स्तर तक पहुंच गया हूं। अगर आप अभी आत्महत्या कर लेंगी तो आप बहुत सारे शारीरिक कष्टों से बच जाएंगी। ताइक्वांडो, ये क्या होता है? विवान सिंह ने मन ही मन बुदबुदाया। ये तो दाव के 3000 महान नियमों में से नहीं है। सिकंदर शेट्टी का चेहरा पीला पड़ गया। मार्शल दाव का पदानुक्रम बहुत सख्त है। एक नौसिखिए चौथे दर्जे के मार्शल आर्टिस्ट का 5वें दर्जे के उस्ताद के सामने अज्ञानता का नाटक करना, ये दावा करना कि उसे ताइक्वांडो नहीं आता, ये घोर अपमान था। भाड़ में जाओ। वो दहाड़ा। अपनी सारी ताकत अपने पैर के तलवे में केंद्रित करते हुए उसने एक जोरदार लात मारी। उसके लात मारने पर तेज हवा जोर से चलने लगी। हवा के झोंके से रास्ते में आने वाली मेजें और कुर्सियां पल भर में लकड़ी के टुकड़ों का बादल बदल गईं। वो इतनी तेजी से भागा कि अपने पीछे धुंधली परछाइयां छोड़ गया। मेहमान पूरी तरह से भयभीत हो गए। क्या ये 5वीं कक्षा के मार्शल आर्टिस्ट की ताकत थी? उस एक लात की ताकत वाकई खौफनाक थी। उसकी तुलना में विवान सिंह बिल्कुल महत्वहीन प्रतीत होता था। अध्याय 4, भविष्य का मार्शल पूर्व। हर कोई विवान सिंह पर तरस खा रहा था।
इतने सारे लोगों में से उसने शर्मा परिवार को ही क्यों उकसाया, जिनके यहाँ मार्शल आर्टिस्ट के कई विद्वान काम करते थे। वो सचमुच मौत को दावत दे रहा था। सिकंदर शेट्टी बेहद आत्मविश्वासी था। उसकी एक लात इतनी शक्तिशाली थी कि वो 50 सेंटीमीटर मोटी ठोस स्टील की प्लेट को भी चकनाचूर कर सकती थी। एक कमजोर मानव शरीर की तो बात ही अलग थी। भीड़ के सामने, जो उसे एक चलता फिरता मुर्दा समझ रही थी, विवान सिंह ने सिकंदर शेट्टी की ओर बस एक नज़र डाली और सपाट लहजे में कहा, यहां से चले जाओ। सिकंदर शेट्टी के सिर में झंझनाहट हुई और उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो एक भयंकर संकट से घिर गया, मानो कोई आदिम जानवर उसे घूर रहा हो। हालांकि उसकी रफ्तार जरा भी धीमी नहीं हुई, बल्कि वो विवान सिंह की ओर और भी तेज हो गया। उसका चेहरा और भी निर्मम हो गया। अगले जन्म में याद रखना, शर्मा परिवार को उकसाना मत। विवान सिंह का चेहरा शांत था। उसने उस आदमी को पहले ही एक मौका दे दिया था। अगर तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा। उस समय सिकंदर शेट्टी विवान सिंह से बस एक कदम दूर था। उसका पैर विवान सिंह के बिल्कुल करीब था। सभी मेहमानों को यकीन हो गया था कि विवान सिंह बिना उचित अंतिम संस्कार के ही मरने वाला है। लेकिन बिना किसी चेतावनी के आदरणीय हनुमान का शरीर 10 मीटर हवा में उछल गया। सभी के विस्मयकारी आंखों के सामने वो एक गिरते हुए उल्कापिंड की तरह नीचे गिरा और जमीन पर जोर से टकराया। उसी क्षण उसके शरीर की हर हड्डी चकनाचूर हो गई और वो हमेशा के लिए मौन हो गया। भोजघर में लगातार आती तेज आहों की आवाजें गूंज उठीं। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि उन्होंने अभी अभी क्या देखा है। जिस व्यक्ति को शर्मा परिवार सालाना 50 मिलियन की चौंका देने वाली रकम देकर अपने पास रखता था, जिस व्यक्ति को मुंबई मार्शल दाव जगत एक शक्तिशाली हस्ती मानता था, वो असीम गौरवशाली मास्टर हनुमान विवान सिंह की एक उदासीन निगाह से ही मर गया। वो मर गया। ये कैसे संभव है? तुम कौन हो और तुम्हें मेरे शर्मा परिवार के पास किसने भेजा है? यशोदा शर्मा ने थोड़े सदमे के बाद ठंडे स्वर में पूछा। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये मार्शल आर्टिस्ट विशेषज्ञ सानवी सिंह का पिता है। ये जरूर शर्मा परिवार के खिलाफ कोई साजिश है। मैं सानवी का पिता हूं, विवान सिंह ने शांत भाव से कहा। मैं मूल रूप से उसे अपने साथ ले जाने आया था, लेकिन अब मैं अपनी बेटी के बारे में स्पष्टीकरण भी चाहता हूं। आदरणीय हनुमान को मारना ये दर्शाता है कि आप में कुछ कौशल है, लेकिन बस इतना ही है आपकी क्षमता। यशोदा शर्मा ने उपहास करते हुए कहा। जहां तक उस स्पष्टीकरण की बात है जो आप चाहते हैं, आप उसके लायक नहीं हैं। विवान सिंह मुस्कुराया। तो क्या तुम्हारा शर्मा परिवार सानवी के रक्त के योग्य है? बिल्कुल, यशोदा शर्मा ने गर्व से कहा। हमारा शर्मा परिवार मुंबई का सबसे धनी परिवार है और मेरा भाई हर्ष शर्मा एक सच्चा विलक्षण प्रतिभावान है जो भविष्य का मार्शल पूर्व बनने के लिए नियत है। एक मार्शल पूर्व। वे बहुत कम संख्या में थे, लेकिन उनमें से प्रत्येक के पास असीम शक्ति और प्रभाव था। उनमें से एक अपने आप में एक समृद्ध और धनी परिवार था। वे एक उंगली से नदियों को विभाजित कर सकते थे, एक मुट्ठी से पहाड़ों को चकनाचूर कर सकते थे, एक ही विचार से आकाश में उड़ सकते थे, क्रोध के एक ही विस्फोट से 10,000 लोगों का संहार कर सकते थे। ऐसी दिव्य शक्तियों के साथ वे लगभग देवता समान थे। मुंबई के उन कुलीन लोगों में से जो मार्शल डाओ के नियमों को समझते थे, वे अंदर तक हिल गए। वे जानते थे कि हर्ष शर्मा असाधारण रूप से प्रतिभावान था, लेकिन उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी कि वो इतना शक्तिशाली होगा, एक मार्शल पूर्व का वंशज। उसी समय उनके भीतर एक कड़वाहट सी पैदा हो गई। ऐसा लग रहा था कि शर्मा परिवार जल्द ही भारत देश के टॉप श्रेणी के धनी परिवारों में शामिल हो जाएगा। एक मार्शल पूर्व, क्या वे वाकई इतने प्रभावशाली होते हैं? विवान सिंह ने अनायास ही पूछा। यशोदा शर्मा कुछ पल के लिए चुप हो गईं, मानो उसके पास कहने के लिए शब्द ही ना हो। तभी बाहर से एक अधमुखे आदमी के चेहरे पर गुस्से भरी हंसी के भाव से अंदर आया। एक योद्धा पूर्व तुम्हें मुर्गे को काटने जितनी आसानी से मार सकता है, और आप कौन हैं? विवान सिंह ने उधर देखा। तुम मुझे पहचानते नहीं हो? वो आदमी और भी ज्यादा क्रोधित हो गया। ये तो राष्ट्रपति विक्रम मिश्रा हैं, एक अतिथि ने हैरानी से कहा। मुंबई मार्शल दाओ एसोसिएशन के अध्यक्ष। उनके शिष्य पूरे देश में फैले हुए हैं। ऐसी अफवाह है कि उनके शरीर को कठोर बनाने की तकनीकों ने उन्हें तलवारों और भालों से अप्रभावित बना दिया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पौराणिक आयरन शर्ट और गोल्डन बेल कवर कलाएं उन्हें अपने साथियों के बीच अजेय बनाती हैं। एक अतिथि ने अपनी राय व्यक्त की। विक्रम मिश्रा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उन्होंने यशोदा शर्मा को हल्का सा झुककर प्रणाम किया। श्रीमती यश, मुझे उम्मीद है कि आपको बुरा नहीं लगेगा कि मैं शर्मा परिवार के भव्य भोज में बिना बुलाए आ गया हूं। मैं ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगा। अध्यक्ष विक्रम मिश्रा, आपकी उपस्थिति शर्मा परिवार के लिए सम्मान की बात है। यशोदा शर्मा ने विवान सिंह की ओर इशारा करते हुए मुस्कुराते हुए कहा।
अध्यक्ष विक्रम मिश्रा, उसने न केवल आदरणीय हनुमान की हत्या की, बल्कि उसने अपमानजनक दावे भी किए और मार्शल पूर्वजों का घोर अपमान किया। कृपया उसे दंडित करें। आदरणीय हनुमान मर गए। विक्रम मिश्रा स्तब्ध रह गया। वो देर से पहुंचा था और कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाया था, इसलिए ये खबर सुनकर उसे गहरा सदमा लगा। उसे आश्चर्य हुआ कि विवान सिंह जैसा युवा बेदाग सफेद वस्त्र पहने हुए सिकंदर शेट्टी को इतनी आसानी से कैसे मार सकता है। क्या वो भी 5वीं श्रेणी का मार्शल आर्टिस्ट है? लेकिन फिर भी मैं 5वीं श्रेणी के शिखर पर हूं और मैं शरीर को कठोर बनाने की तकनीकें अपनाता हूं जो मुझे मेरे साथियों से अद्वितीय बनाती हैं। उसने आशंका को दबा दिया। विक्रम मिश्रा ने आंखें सिकोड़ लीं और उत्साह से अपने हाथों को आपस में रगड़ा। अगर अफवाहें सच हैं तो हर्ष शर्मा ने पहले ही सफलता हासिल कर ली है और वापस आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी खबर है। शर्मा परिवार खतरे में है, ऐसे में समय रहते मदद करने और उनकी ताकत का फायदा उठाने का ये बिल्कुल सही मौका है। कठोर चेहरा बनाते हुए विक्रम मिश्रा ने फटकार लगाई। तुम किस शहर के मार्शल आर्टिस्ट हो? अपना नाम और जन्म स्थान बताओ। मैं तुम्हारा मार्शल आर्टिस्ट का दर्जा छीन लूंगा और तुम्हारी साधना शक्ति को बुरी तरह कम कर दूंगा। तुम्हें शर्मा परिवार और मिस यशोदा शर्मा के सामने घुटने देखकर माफी मांगनी होगी। मैं तुम्हें केवल मार्शल आर्टिस्ट होने के नाते ही बख्श रहा हूं। उसका लहजा अहंकारी और तिरस्कारपूर्ण था, मानो उसने एक ही शब्द से विवान सिंह का भाग्य तय कर दिया हो। भोजघर में मौजूद मेहमानों ने विवान सिंह को देखकर भौहें चढ़ा लीं। कुछ को दया आई, कुछ ने आह भरी और कुछ ने ठंडी उदासीनता से देखा। केवल यशोदा शर्मा के चेहरे पर विजयी मुस्कान थी। विवान सिंह, तुम क्या चुनोगे? खड़े खड़े मरना या घुटनों के बल जीना? पापा, सानवी सिंह ने फुसफुसाते हुए कहा। वो बहुत डरावने दिखते हैं। डरिए मत। अपनी बेटी को दिलासा देने के बाद विवान सिंह ने शांत भाव से कहा, चूंकि तुम हालात से अनजान हो इसलिए मैं तुम्हारी बदतमीजी को माफ कर देता हूं, लेकिन अगर तुमने एक भी बकवास शब्द बोला तो तुम मर जाओगे। बैतुका, विक्रम मिश्रा ने उपहास करते हुए कहा। तुम कौन होते हो मेरी बेइज्जती माफ करने वाले? एक शब्द से मैं तुम्हें बिना कब्र के मरवा सकता हूं। एक शब्द से मैं PFT। विक्रम मिश्रा अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही उसके माथे पर खून का एक बड़ा छेद हो गया और उसका शरीर जमीन पर गिर पड़ा। एक बार फिर भोज कक्ष में इतनी खामोशी छा गई कि पिन गिरने की आवाज भी सुनी जा सकती थी। दूर से ही हत्या करना, और उसका शिकार विक्रम मिश्रा था, जो शरीर को कठोर बनाने की तकनीकों का 5वीं श्रेणी का उस्ताद था, जिसे अपने क्षेत्र में अजेय माना जाता था। ये तरीका सचमुच चौंका देने वाला था। इस क्षण अपनी बेटी को गोद में लिए हुए विवान सिंह की छवि अचानक सबकी आंखों के सामने विशाल हो गई। ये कोई आम इंसान नहीं था, ये एक दानव देवता था। पहली बार यशोदा शर्मा के चेहरे के भाव बदले। उसने ठंडे स्वर में कहा, विवान सिंह, तुमने आदरणीय हनुमान की हत्या की और अब तुमने प्रेसिडेंट विक्रम मिश्रा की भी हत्या कर दी। क्या तुम सचमुच मेरे शर्मा परिवार को पारस्परिक विनाश की हद तक ले जाना चाहते हो? नहीं। विवान सिंह ने सिर हिलाया। यशोदा शर्मा ने दबी हुई हांस में राहत की सांस ली। तब विवान सिंह ने गंभीरता से कहा, पारस्परिक विनाश नहीं, ये मौत की लड़ाई है। शर्मा परिवार मरेगा और मैं जीवित रहूंगा। यशोदा शर्मा के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। शर्मा परिवार देखने में तो शानदार लग रहा था, लेकिन उसका स्तंभ, उसका भाई हर्ष शर्मा, घर पर नहीं था। आदरणीय हनुमान की दुखद मृत्यु हो गई थी और प्रेसिडेंट विक्रम मिश्रा द्वारा भेजी गई अतिरिक्त सेना भी निर्णायक और निर्मम विवान सिंह का सामना नहीं कर पाई। शर्मा परिवार ने अपने सारे दाव खेल लिए थे। पहली बार यशोदा शर्मा को गहरे संकट का एहसास हुआ। उसने बढ़ती घबराहट को दबाते हुए गुस्से से कहा, आखिर तुम लोग चाहते क्या हो? शर्मा परिवार को इतनी आसानी से धमकाने की कोशिश मत करो। मुझे बस अपनी बेटी के लिए स्पष्टीकरण चाहिए। विवान सिंह ने शांत भाव से कहा, तुम्हें इतनी हिम्मत किसने दी कि तुमने सानवी का खून लिया और उसे अपने उस निकम्मे भाई को पिला दिया? बेशर्मिली। यशोदा शर्मा अब एक सभ्य महिला की शालीनता को बनाए नहीं रख सकीं। वो चिल्लाईं, तुम्हारी बेटी का थोड़ा सा खून लेने में क्या बुराई है? ये उस नन्ही बच्ची के लिए सम्मान की बात है और तुम्हारे और राधिका राजपूत के लिए भी सम्मान की बात है। मेरा भाई शर्मा परिवार का गौरव है, भविष्य का मार्शल पूर्व है, भारत देश का स्तंभ है। तुम उसका नाम लेने के भी लायक नहीं हो। अध्याय 5। हर्ष शर्मा। यशोदा शर्मा की बातों ने विवान सिंह को गहरी सांस लेने पर मजबूर कर दिया। अपने 1 लाख वर्षों के जीवन में उसने अनगिनत लोगों और घटनाओं का सामना किया था, लेकिन यशोदा शर्मा जैसा निर्लज्ज व्यक्ति उसे शायद ही कभी मिला था। जब राजपूत परिवार ने राधिका राजपूत को गर्भपात कराने और उसकी शादी किसी दूसरे आदमी से कराने का फैसला किया, तो वो 9 महीने तक दूसरे शहर में छिपी रही और मुश्किल से जीवित रही। मैंने ही लोगों को सानवी सिंह को ढूंढने में मदद की, उसकी दयनीय जान बचाई और उसे भोजन और वस्त्र प्रदान किए।
मेरे बिना वो बहुत पहले मर चुकी होती। अब मैं प्रतिदिन सानवी सिंह से एक ट्यूब ताज़ा खून निकालता हूँ। क्या मैं हद से ज़्यादा कर रहा हूँ? बिल्कुल नहीं। यशोदा शर्मा का चेहरा क्रूरता से बिगड़ गया। ये बच्ची शर्मा परिवार के लिए स्वर्ग से मिला उपहार है। न तो तुम और न ही राधिका राजपूत को इसे ले जाने के बारे में सोचना भी चाहिए। तो बात ऐसी है। विवान सिंह ने अपनी आंखें बंद कर लीं। यशोदा शर्मा के कुछ शब्दों से उसने पलक झपकते ही सब कुछ समझ लिया था। 5 साल पहले कड़ाके की ठंड और तेज हवाओं के बीच बच्चे को जन्म देने के तुरंत बाद राधिका राजपूत एक जर्जर ग्रामीण झोपड़ी के बाहर बर्फ में गिर पड़ी। उसके खून से सफ़ेद बर्फ लाल हो गई। राधिका राजपूत रोई और यशोदा शर्मा से विनती की कि वो उसकी बच्ची सानवी को अपने साथ न ले जाए। राधिका राजपूत तुम्हें अपना इकलौता भरोसेमंद दोस्त मानती थी और उसने पता सिर्फ तुम्हें ही दिया था, लेकिन तुमने उसे धोखा दिया। तुमने न सिर्फ सानवी को जबरदस्ती अगवा किया, बल्कि राजपूत परिवार को भी सूचना दे दी। विवान सिंह ने अपनी कनपटी मली और उसके मन में हत्या का भाव उमड़ने लगा। यशोदा शर्मा को कुछ आश्चर्य हुआ कि विवान सिंह को इतनी सारी बातें पता थीं, इसलिए उसने अपना दिखावा छोड़ दिया। जी हाँ, वो मैं ही था। मैं विश्वविद्यालय में राधिका राजपूत की जूनियर थी और छात्र क्लब में उसकी डिप्टी थी। उसके मुझसे बेहतर ग्रेड थे, मुझसे बेहतर पारिवारिक पृष्ठभूमि थी और यहाँ तक कि जिस सीनियर को मैं पसंद करती थी वो भी उसके चाहने वालों में से एक था। मैं भी एक प्रतिष्ठित परिवार की युवती हूँ और मेरी सुंदरता और कद काठी किसी भी तरह से उससे कम नहीं है। तो फिर सारे पुरुषों की निगाहें सिर्फ राधिका राजपूत पर ही क्यों टिकी थीं, मुझ पर क्यों नहीं? यशोदा शर्मा ने अपनी आवाज में छिपी ईर्ष्या को छिपाने की कोई कोशिश नहीं की। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान झलक रही थी। लेकिन किसने सोचा होगा कि काले हंस की तरह घमंडी राधिका राजपूत किसी अनजान आदमी से बच्चा पैदा कर लेगी? राजपूत परिवार द्वारा पीछा किए जाने के बाद वो एक छोटे जर्जर देहाती घर में रहने को मजबूर हो गई, जहां शौचालय तक नहीं था। वो महिला जिसने कभी किसी के सामने सिर नहीं झुकाया, उसने मुझसे 1000 रुपये उधार लेने के लिए वीडियो कॉल करके खुद को इतना विनम्र बना लिया। ये हास्यास्पद है। उसके पास न तो खाने के लिए चावल थे और न ही छत की मरम्मत कराने के लिए पैसे थे। फिर भी उसने खुद को इस भ्रम में डाल लिया कि वो अपनी बेटी के लिए पोषक तत्व खरीद सकती है। मुझे आज भी वो विनम्र स्वर और चेहरे के भाव याद हैं जब वो मुझसे पैसे उधार ले रही थी। यशोदा शर्मा ने आंखें बंद करते हुए उस याद को संतोष से संजोते हुए कहा, ये वाकई एक सुखद याद है। तुम मम्मी को तंग करती हो, तुम बुरी इंसान हो, रो रो। सानवी सिंह रोते हुए अपनी छोटी मुट्ठियां घुमा रही थी और यशोदा शर्मा को मारने की कोशिश कर रही थी। हाँ, मैं एक बुरी इंसान हूं। यशोदा शर्मा ने इससे इनकार नहीं किया, बल्कि उसने गर्व से कहा, किसी को नहीं पता कि मैंने चुपके से सानवी सिंह का पालन पोषण किया है। सब सोचते हैं कि वो बस एक अनाथ बच्ची है जिसे मैंने पाया था। मैंने इस छोटी सी बच्ची का उपयोग राधिका राजपूत को लगातार परेशान करने के लिए किया। बच्चे को देखना चाहते हो? मुझसे विनती करो। क्या तुम्हें डर है कि मैं राजपूत परिवार को खबर लीक कर दूंगा? फिर भी तुम्हें मुझसे विनती करनी पड़ेगी। जब कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आप कभी केवल सम्मान की दृष्टि से देखते थे, अचानक आपके इशारों पर चलने लगे और जब चाहे उसे बेपरवाही से अपमानित कर सकें, ओह, ये कितना आनंददायक एहसास है। लेकिन जो बात मुझे सचमुच आनंदित करती है वो है सानवी सिंह के रक्त के जादुई गुणों की मेरी आकस्मिक खोज, जो किसी की मार्शल दाव साधना को बढ़ा सकती है। वो सचमुच मानव रूप में एक दिव्य खजाना है। बेशर्म, बिल्कुल बेशर्म। हालांकि शर्मा परिवार के हर्ष शर्मा को मार्शल दाव की प्रतिभा एक शिशु के रक्त से मिली थी, ऐसी अफवाहें हमेशा से थीं। लेकिन शर्मा परिवार की सबसे बड़ी बेटी से ये कहानी सुनना बिल्कुल अलग अनुभव था। मुंबई के सभी कुलीन और प्रतिष्ठित लोग यशोदा शर्मा की क्रूरता और विकृति से स्तब्ध रह गए। कितनी विषैली महिला है। मेहमानों की निगाहों में आए सूक्ष्म बदलाव को भांपते हुए यशोदा शर्मा ने तिरस्कारपूर्ण लहजे में कहा, स्वर्गीय खजाने गुणी लोगों के होते हैं। मेरे भाई हर्ष शर्मा में एक महान योद्धा बनने के सारे गुण हैं। वो स्वर्ग का चुना हुआ व्यक्ति है। उसके पास इस औषधीय जड़ी बूटी सानवी सिंह का होना गलत क्यों है? और जहां तक उसे ले जाने की तुम्हारी इच्छा की बात है, वो तो बस कोरी कल्पना है। यशोदा शर्मा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूं। सानवी सिंह को पीछे छोड़ दो, मुंबई से निकल जाओ और मैं इस सब को भुला दूंगी, वरना मैं तुम्हारे पूरे परिवार को बिना उचित अंतिम संस्कार के मार डालूंगी। तुम अपनी गलती मानने को बिल्कुल तैयार नहीं हो। विवान सिंह की आवाज एकदम ठंडी थी। उसकी प्यारी बेटी को महज एक औषधि समझना मानो मौत को दावत देना था। वो सचमुच मौत को दावत दे रही है। उसने अपना हाथ बढ़ाया। यशोदा शर्मा का शरीर अनियंत्रित होकर उसकी ओर तैरने लगा और उसका हाथ तुरंत उसकी गर्दन पर कस गया। अगर वो थोड़ा और बल लगाता तो विवान सिंह उसकी गर्दन तोड़ सकता था। भीड़ में से एक बुजुर्ग व्यक्ति और एक महिला ने चिल्लाकर कहा, रुको, मेरी बेटी को छोड़ दो।
वे शर्मा परिवार के मुखिया राजेश शर्मा और उनकी पत्नी जया सिंह के अलावा और कोई नहीं थे। सानवी सिंह से थोड़ा सा खून निकालने में क्या बड़ी बात है, दिन में बस 100 मिलीलीटर ही तो है, और ऐसा तो है नहीं कि वो मर गई हो। जया सिंह ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, उसे अभी छोड़ दो। अगर तुमने यशोदा को चोट पहुंचाई तो तुम्हारे 10,000 जन्म भी उसके प्रायश्चित के लिए काफी नहीं होंगे। शुरू शुरू में जया सिंह और उनके पति ने इस गड़बड़ी पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन ये देखकर कि विवान सिंह इतना शक्तिशाली हो गया था कि आदरणीय हनुमान और राष्ट्रपति विक्रम मिश्रा भी असहाय थे और अब वो उनकी बेटी को नुकसान पहुंचाने का इरादा रखता था, तो अब वो चुप नहीं बैठ सकते थे। बस, विवान सिंह ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। अगर सानवी को उसके वंश और असाधारण शारीरिक शक्ति का लाभ न मिलता तो वो शर्मा परिवार के हाथों बहुत पहले मारी जा चुकी होती। अपनी प्यारी बेटी को 5 साल तक प्रतिदिन यातना झेलते देखना उसके दिल को छुरा छुभोने जैसा था। ये भयानक चेहरा क्यों बना लिया है? क्या तुम मुझे भी मारना चाहते हो? डरने की बजाय जया सिंह ने व्यंग्यात्मक ढंग से कहा, तुम्हारी हिम्मत तो आदरणीय हनुमान और राष्ट्रपति विक्रम मिश्रा को मारने की हो सकती है, लेकिन अगर तुमने मेरे सिर के एक बाल को भी छुआ तो मेरा बेटा तुम्हें जिंदा ही छील देगा और तुम्हारी नसें खींचकर निकाल देगा। विवान सिंह चुप रहा। ये देखकर जया सिंह ने अपनी स्थिति का फायदा उठाते हुए ताना मारा, अब डर गए? चलो मार डालो, हिम्मत है तो मार डालो, हिम्मत है तो मार डालो। डरने की क्या बात है? विवान सिंह का चेहरा शांत था और उसकी निगाहें उस पर टिकी हुई थीं। अगले ही पल जो जया सिंह इतनी विद्रोही लग रही थी, एक मुरझाई हुई लाश में बदल गई। उसके बगल में राजेश शर्मा का भी यही हाल हुआ। उसका सारा खून सूख गया, केवल चमड़े की एक झुर्रीदार थैली बची जो धुंधली सी उसके पहले के रूप जैसी थी। धमाका! सभी मेहमानों के दिल की धड़कनें रुक गईं, उनके चेहरे सदमे से जम गए। आदरणीय हनुमान और राष्ट्रपति विक्रम मिश्रा आखिरकार बाहरी लोग थे। उनकी मृत्यु से विवान सिंह और शर्मा परिवार के बीच सुलह की सैद्धांतिक संभावना बनी रह सकती थी, लेकिन राजेश शर्मा और उनकी पत्नी की मृत्यु के साथ ही सभी को पता चल गया कि अब से ये दुश्मनी मौत तक चलेगी। मुंबई के सबसे धनी परिवार शर्मा परिवार का अकेले सामना करना, ये कितनी अविश्वसनीय बहादुरी और अहंकार की बात है। क्या विवान सिंह सचमुच मार्शल दाव के प्रतिभाशाली कलाकार हर्ष शर्मा से नहीं डरता है? यशोदा शर्मा की आंखें खून से लाल हो गईं। मां, वो चिल्लाई, तुमने मेरे माता पिता को मारने की हिम्मत की? वीर सिंह तुम्हें नहीं छोड़ेगा। विवान सिंह, जो उसे कुचलकर मार डालना चाहता था, उसने अपनी पकड़ ढीली कर दी और उसे जमीन पर फेंक दिया। मैं उसका इंतजार करूंगा, उसने बेपरवाही से कहा। यशोदा शर्मा की खूबसूरत लाल पोशाक तार तार हो चुकी थी। उसकी आंखों में घृणा की आग जल रही थी और वो सानवी सिंह को घूर रही थी। उसका दिल नफरत से भरा हुआ था। अगर उसे पता होता कि ऐसा होगा तो वो सानवी सिंह के पैर काट देती और उसे जीवन भर के लिए एक अंधेरे कमरे में सड़ने के लिए छोड़ देती, ताकि वो 1 इंच भी न हिल सके। उसके उग्र आक्रोश के बीच मुंबई के ऊपर का दमनकारी रूप से उदास आकाश, जो पहले से ही काले बादलों से घिरा हुआ था, मूसलाधार बारिश के साथ फट पड़ा। धमाका, गड़गड़ाहट, दूर आकाश में बिजली की एक तेज चमक दिखाई दी और गरज से आसमान कांप उठा। शर्मा परिवार के मुखिया और उनकी पत्नी की मृत्यु के सदमे से उभर रहे सभी मेहमानों ने सहज रूप से खिड़की से बाहर देखा। बारिश की बूंदों के बीच से उन्हें चांदी जैसी रोशनी की एक लकीर तेजी से पास आती हुई दिखाई दी। प्रकाश की वो लकीर क्या है? क्या वो बिजली है? ऐसा लगता है कि ये हमारी ओर फ्लोट कर रही है। उस अफरा तफरी में चांदी जैसी रोशनी शर्मा परिवार की जागीर से 50 मीटर ऊपर आकर रुक गई। अंधेरे आसमान के बीच इसकी चमक इतनी तेज थी कि ये पहचानना असंभव था कि वो क्या था। लेकिन जैसे जैसे प्रकाश धीरे धीरे कम होता गया, प्रत्येक अतिथि की पुतनियां सिकुड़ गईं। चांदी जैसी रोशनी एक लंबे बालों वाले युवक में तब्दील हो गई। उसकी आंखें तलवारों की तरह तेज थीं, चेहरा दृढ़ था और उसके पूरे व्यक्तित्व में एक प्रभावशाली तलवार जैसी आभा बिखर रही थी। वे शर्मा परिवार की रीढ़ की हड्डी थे, हर्ष शर्मा। अध्याय 6। अगले 1 लाख वर्ष। बूम! हर्ष शर्मा आकाश से धरती पर उतरा, जिससे धरती में भीषण कंपन उत्पन्न हुई। अपने लंबे बालों को खुला छोड़कर हर्ष शर्मा ने भोज कक्ष में उपस्थित सभी लोगों पर अपनी नजरें घुमाईं और अंत में उसकी निगाहें विवान सिंह पर टिक गईं। सभी मेहमानों के चेहरे का रंग उड़ गया। हर्ष शर्मा की निगाहों के नीचे हर किसी को एक ऐसी सिहरन महसूस हुई जो उनकी हड्डियों तक पहुंच गई और उनके दिलों में एक खामोश दहशत छा गई। एक लगभग महसूस किया जा सकने वाला दबाव फैल गया, जिसने उन्हें दयनीय अवस्था में अपनी कुर्सियों से गिरा दिया, लेकिन किसी ने भी एक भी आरोप लगाने की हिम्मत नहीं की।
मुंबई में हर्ष शर्मा का नाम एक ऐसी अजेय पर्वत की तरह था जो बड़े बड़े धनी परिवारों को कुचल देता था और उन्हें बेदम कर देता था। उन्हें उनका दुष्स्वप्न कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। ये सब मार्शल आर्ट में उनकी अद्भुत प्रतिभा और असीमित क्षमता के कारण था। हालांकि अब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने हर्ष शर्मा की भयावहता को बहुत कम आंका था। वे उसकी एक झलक भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। और तो और जिस तरह से वो प्रकाश की एक लकीर में बदल गया और हवा में उड़ गया, ये तो किसी देवता के योग्य कारनामा था। क्या ये मार्शल दांव का विलक्षण प्रतिभावान हर्ष शर्मा है, इतना शक्तिशाली कि इसने मानवीय समझ की सीमाओं को पूरी तरह से पार कर लिया है? हर्ष, यशोदा शर्मा ने रोते हुए कहा, पिता और माता मर चुके हैं, तुम्हें उनका बदला लेना होगा, हमारे शर्मा परिवार का बदला लेना होगा। हर्ष शर्मा का चेहरा एकदम ठंडा था। उसकी तीखी निगाहें तलवार की तरह थीं। उसके चारों ओर 3 मीटर के दायरे में हो रही बारिश पल भर में भाप बनकर गायब हो गई। तुमने मेरे माता पिता की हत्या की और मेरे परिवार के भोज में हंगामा किया। मरने से पहले अपने अंतिम शब्द कहने के लिए मैं तुम्हें 1 मिनट का समय देता हूं, हर्ष शर्मा ने कठोर स्वर में कहा। उसके दबंग शब्दों ने विवान सिंह का भाग्य तय कर दिया, मानो वो केवल वध की प्रतीक्षा में बैठा एक मेमना हो। तो तुम हर्ष शर्मा हो? विवान सिंह निराश लग रहा था। शर्मा परिवार का तथाकथित प्रतिभावान व्यक्ति उसकी नज़र में कचरे से ज्यादा कुछ नहीं था। उसे ये सोचकर दुख हो रहा था कि उसका इंतजार करना व्यर्थ था। यशोदा शर्मा आत्मविश्वास से भरी खड़ी हो गई। उसने हर शब्द स्पष्ट रूप से कहा, बिल्कुल सही, तुम्हें मारने वाला हर्ष शर्मा है। मेरा भाई 6ठी कक्षा के मध्य स्तर पर है और उसकी ताकत अथाह है। आज तुम्हारी मौत निश्चित है। मैं ना सिर्फ तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करवाकर सुअरों और कुत्तों को खिला दूंगी, बल्कि उस घटिया वेश्या राधिका राजपूत को भी रेड लाइट एरिया में बेच दूंगी ताकि वो अपनी बाकी की जिंदगी एक वेश्या और गुलाम के रूप में बिताए। अभी हाल ही में मैं आकाश का अवलोकन कर रहा था जब अचानक वो काले बादलों से घिर गया। मुझे स्वर्गीय मार्ग का ज्ञान प्राप्त हुआ और मैंने 6ठे दर्जे के शिखर को पार कर लिया। हर्ष शर्मा ने अपने हाथ पीठ पीछे बांधते हुए घमंडी भाव से घोषणा की, मैं अब अर्धचरण मार्शल पूर्व अजवा हूं। फुफकार। कमरे में अचानक तेज तेज सांसें लेने की आवाजें गूंज उठीं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि हर्ष शर्मा बारिश की एक बूंद से भी अप्रभावित होकर हवा में उड़ सकता था। वो पहले ही मार्शल एंसेस्टर बनने की दहलीज पर पहुंच गया था, बस एक कदम दूर। पापा, उसने मम्मी को भी मारा, सानवी सिंह ने धीरे से कहा। राधिका राजपूत? हर्ष शर्मा ने हल्के स्वर में कहा। वो तुम्हें, इस औषधीय सामग्री को अपने साथ ले जाना चाहती थी। मैंने उसे मारा नहीं, ये तो दया का ही काम था। एक थप्पड़ ही काफी है। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता, विवान सिंह ने 10 मीटर की दूरी से अपना हाथ उठाया और हर्ष शर्मा के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। हर्ष शर्मा प्रतिक्रिया करने से पहले हवा में उड़ गया। उसका शरीर लगभग आधा मीटर गहरा और 50 मीटर लंबा गड्ढा चीरता हुआ जमीन पर गिरा और तब तक नहीं रुका जब तक कि वो एक दीवार से न टकरा गया। हर्ष शर्मा ने मुंह भरकर खून थूका, जिसमें दर्जनों दांत भी मिले हुए थे। उसका बायां गाल सुअर के सिर की तरह फूल गया और वो गुस्से से चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चोट पहुंचाने की? तुम मौत को दावत दे रहे हो। तलवार आओ। हर्ष शर्मा दहाड़ा। उसके चारों ओर 3 मीटर के दायरे में हो रही बारिश पल भर में भाप बनकर उड़ने के बजाय तेजी से संघनित होकर एक लंबी तलवार में तब्दील हो गई, जो असीम घातक इरादे से घूमती हुई प्रतीत हो रही थी। तलवार की शक्ति आकाश में फैल गई। ऊपर मंडराते काले बादल पल भर में छट गए और सूर्य की एक किरण हर्ष शर्मा पर पड़ी। हालांकि उसके होठों के किनारे खून से सने थे, उसके काले बाल बेतहाशा उड़ रहे थे, जैसे वो और तलवार एक हो गए हों। उसकी शक्ति चरम पर पहुंच गई। मार डालो। लंबी तलवार हवा को चीरती हुई निकली, जिससे पूरा आकाश कांप उठा और भोज कक्ष पल भर में ढह गया। अदृश्य तलवार की ऊर्जा ने आंगन में लगे पेड़ों को चीरते हुए उन्हें बीच से तोड़ दिया और धूल में मिला दिया। मुंबई के अभिजात वर्ग ने यह सब देखकर दहशत का भाव दिखाया। बारिश की बूंदों से प्रकट हुई तलवार, ऐसी दिव्य कला सचमुच आश्चर्यजनक है। विवान सिंह तो बेहद शक्तिशाली है, उसने सिकंदर शेट्टी और विक्रम मिश्रा को मार दिया है, लेकिन क्या वो अर्धचरण मार्शल पूर्व अजवा के अंतिम प्रहार को रोक पाएगा? किसी को भी इस बात की उम्मीद नहीं थी। जब हर कोई हर्ष शर्मा की अपार शक्ति से अचंभित था, तब विवान सिंह ने बस अपने हाथ से एक और थप्पड़ मारने का इशारा किया। टकराना। भयानक तलवार शक्ति और हत्या की मंशा बिखेरती हुई लंबी तलवार हवा में ही इंच इंच करके चकनाचूर हो गई।
क्या? हर्ष शर्मा की अविश्वास भरी निगाहों के नीचे टूटी हुई जल तलवार अनगिनत हथेलियों में बदल गई, जो उन्मत्ततापूर्वक उसके चेहरे पर थप्पड़ मारने लगी। 1 थप्पड़, 10 थप्पड़, 100 थप्पड़, 1000 थप्पड़। पहले तो हर्ष शर्मा दर्द भरी चीख निकाल सका, लेकिन जल्द ही वो पूरी तरह शांत हो गया। जब हथेलियां छटीं, तब तक हर्ष शर्मा एक खून के तालाब में तब्दील हो गया था। उसकी एक भी हड्डी नहीं बची थी। इस दृश्य ने सभी मेहमानों को स्तब्ध कर दिया। उनकी रीढ़ की हड्डी में एक अंतहीन सिहरन दौड़ गई। हर्ष शर्मा मर गया? वो यूं ही मर गया? मुंबई का अजेय हर्ष शर्मा, असाधारण मार्शल दाव प्रतिभा का धनी व्यक्ति, बिना पलटवार करने का मौका दिए ही अनजान विवान सिंह के थप्पड़ से मर गया। पूरी तरह भीगी हुई यशोदा शर्मा बारिश में भीगी हुई मुर्गी के समान लग रही थी। वो खाली निगाहों से घूर रही थी। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वो क्या देख रही है। हर्ष, हर्ष, तुम मर नहीं सकते। तुम शर्मा परिवार का गौरव हो, भारत देश के मार्शल दाव के अग्रणी हो। कैसे तुम्हारी मृत्यु हो सकती है? तुम भविष्य के मार्शल पूर्वजवा हो, दुनिया के भावी नंबर 1। यशोदा शर्मा खून के तालाब के किनारे शोक में विलाप कर रही थी। सानवी सिंह की आंखें चौड़ी हो गईं, उसका चेहरा स्तब्ध रह गया। शर्मा परिवार, जो उसके लिए एक बुरे सपने के समान था, उसके पिता के हाथों में कागज की तरह नाजुक लग रहा था, मानो आसानी से टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। वो खुशी से बोले बिना नहीं रह सकी। पापा, आप कितने शक्तिशाली हैं। मेरी प्यारी और नन्ही सानवी को जन्म देने के लिए मेरी माँ सबसे शक्तिशाली है। कुछ क्षण पहले तक विवान सिंह गरिमापूर्ण और संयमित थे, अब वो मूर्खतापूर्ण ढंग से मुस्कुरा रहे थे। उनमें गुरु का आचरण का कोई संकेत नहीं था। जैसे जैसे उनका तनाव कम होता गया, उन्हें नींद आने लगी और सानवी सिंह ने धीरे से कहा, पापा, मुझे नींद आ रही है। सो जाओ, पापा यहीं हैं। सानवी सिंह ने अपनी आंखें बंद कर लीं और विवान सिंह की बाहों में लेटी हुई गहरी नींद में सो गईं। पास ही यशोदा शर्मा खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर आक्रोश साफ झलक रहा था और वो चिल्लाते हुए बोली, तुमने शर्मा परिवार को तबाह कर दिया। तुम शैतान, तुम नरक की सबसे गहरी खाई में अनंत काल के लिए रहने का श्राप देता हूं, ताकि तुम्हारा पुनर्जन्म ना हो। एक बेहतरीन सुझाव। विवान सिंह ने उंगलियां चटकाईं। राजेश शर्मा, जया सिंह और हर्ष शर्मा की मृत्यु के स्थान से 3 स्तब्ध पारदर्शी आत्माएं हवा में तैरने लगीं। वे ही उनकी आत्माएं थीं। आह, आह! शर्मा परिवार के सदस्य दहशत से चीखने लगे। ये सभी वो लोग थे जिन्होंने वर्षों से सानवी सिंह को तंग किया था। वे अनियंत्रित होकर हवा में उड़ गए। वे कुल 37 लोग थे। यशोदा शर्मा के सिर की त्वचा सुन्न हो गई। वो भागना चाहती थी, लेकिन उसने महसूस किया कि उसका शरीर भी हवा में ऊपर उठ रहा है। विवान सिंह ने हाथ हिलाया और हवा में मौजूद सभी आत्माएं और लोग बिना किसी निशान के गायब हो गए। उनका इंतजार अनंत नर्क की सजा कर रहा था, जिसमें पुनर्जन्म की कोई संभावना नहीं थी। साथ ही 1 लाख वर्षों की यातना भी सहनी पड़ी। ये विवान सिंह की ओर से उन्हें दी गई सजा थी। अगले 1 लाख वर्षों तक तुम सब नरक में मेरा नाम याद रखोगे। विवान सिंह। अध्याय 7। सर्वोच्च सम्राट विवान सिंह का सिंह। मूसलाधार बारिश में अपनी बाहों में सोई हुई सानवी सिंह को लिए हुए विवान सिंह एकांत में खड़ा था। फिर भी जटिल भावों वाले मेहमानों की निगाहों में वो ताई पर्वत के समान प्रभावशाली प्रतीत हो रहा था। विक्रम मिश्रा, सिकंदर शेट्टी, हर्ष शर्मा, इनमें से कौन सा नाम दूर दूर तक मशहूर नहीं था। फिर भी ये सभी बिना किसी हलचल के विवान सिंह के हाथों मारे गए। अगर ये बात फैल जाती तो जिसने भी इसे फैलाया होता उसे निश्चित रूप से पागल करार दिया जाता। अपनी शक्ति के चरम पर होने के बावजूद शर्मा परिवार भी पल भर में नष्ट हो गया था। विवान सिंह की ओर तिकी निगाहें गहरी आशंका से भरी हुई थीं। कुछ संकोची महिलाएं, जिनका शर्मा परिवार से गहरा संबंध था, नजरें फेरकर धीरे से सिसकने लगीं, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं वे भी इस संकट का शिकार ना हो जाएं। विवान सिंह ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। वास्तव में वो एक बहुत ही समझदार व्यक्ति थे। जीवन और मृत्यु कर्म के चक्र का ही हिस्सा थे। यदि शर्मा परिवार ने सानवी को नुकसान ना पहुंचाया होता तो विवान सिंह उनसे बिल्कुल भी परेशान नहीं होते, बल्कि अपनी पत्नी और बच्चे के साथ शांतिपूर्वक दिन बिताना पसंद करते। केवल यशोदा शर्मा ही नर्क में कष्ट भोगते हुए अपना शेष जीवन अनंतहीन पश्चाताप में बिताएंगी। शर्मा परिवार ने एक अभूतपूर्व अवसर खो दिया था। यदि उन्होंने उन 5 वर्षों में सानवी सिंह की लगन से देखभाल की होती तो उनका परिवार न केवल मुंबई बल्कि पूरे ब्रह्मांड पर प्रभुत्व स्थापित कर सकता था। आखिरकार सानवी का उपनाम सिंह था, सर्वोच्च सम्राट विवान सिंह का सिंह। वो पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण के 4 अमर क्षेत्रों की उत्तराधिकारी बनने के लिए और स्वर्गिक दरबार की स्वामिनी बनने के लिए नियत थी। दुर्भाग्यवश जीवन ने शर्मा परिवार को ना तो दोबारा मौका दिया और ना ही दोबारा चुनने का दूसरा अवसर।
लेकिन मुंबई के अभिजात वर्ग और गणमान्य व्यक्ति मूसलाधार बारिश में खड़े होकर अब एक बात निश्चित रूप से जान चुके थे। उन्हें कभी भी किसी भी कीमत पर विवान सिंह को उकसाना नहीं चाहिए। और सानवी सिंह और उसकी मां, उनके चेहरे पर श्रद्धा का भाव था। उन्होंने सिर झुकाकर उनके जाने के लिए रास्ता साफ कर दिया। विवान सिंह ने आकाश की ओर देखा और मन ही मन बुदबुदाया, मेरी बेटी से पुनर्मिलन के इस खुशी भरे दिन मूसलाधार बारिश हो रही है। क्या पृथ्वी का स्वर्गीय मार्ग मुझे निशाना बना रहा है? सर, काले बादल पल भर में छट गए और एक साफ असीम आकाश प्रकट हो गया। शर्मा परिवार विला के मुख्य द्वार के बाहर मुंबई की अनगिनत सड़कों के किनारे लगे हरे भरे क्षेत्रों में लगे गार्डेनिया के पेड़ चुपचाप खिल उठे। पूरा शहर सफेद बर्फ की चादर से ढक गया था। फूल की पंखुड़ियां हवा में धीरे धीरे लहरा रही थीं, मानो स्वागत कर रही हों। आसमान साफ हो गया, फूल खिल गए। अंततः विवान सिंह के चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान आ गई। अब ठीक है बेटी, पापा तुम्हें घर ले जा रहे हैं। विवान सिंह वहां से चले गए और अपने पीछे स्तब्ध रह गए धनी परिवारों के मुखियाओं, कॉरपोरेट अधिकारियों, मशहूर हस्तियों और सरकारी अधिकारियों की भीड़ छोड़ गए। मुझे याद है, पहले जब विवान सिंह क्रोधित हो जाते थे तो आकाश पल भर में काला हो जाता था। एक युवक ने फुसफुसाते हुए कहा। सिर्फ मुंबई में नहीं, पूरी दुनिया प्रलय जैसी लग रही थी। उसकी महिला साथी ने अपना फोन दिखाते हुए कहा। एक न्यूज रिपोर्ट में कहा, और मुंबई के सारे गार्डेनिया के फूल खिल चुके हैं। गार्डेनिया के फूल खिलने का मौसम मार्च से जुलाई तक होता है ना? सितंबर तो आ ही गया है। विशेषज्ञ इसे जलवायु परिवर्तन कह रहे हैं। तभी सभी के मन में एक ही भयावह विचार था, क्या ऐसा हो सकता है कि विवान सिंह ही इन सभी विचित्र घटनाओं का स्रोत हो? पसीने से तरपतर होकर उन्होंने आज जो कुछ भी देखा उसे पूरी तरह गुप्त रखने का निश्चय किया, अन्यथा उनका भी वही हाल होगा जो शर्मा परिवार का हुआ, और उन्हें कभी पता भी नहीं चला कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। केवल प्रिया मल्होत्रा ही उस दिशा में देखती रहीं जहां विवान सिंह गायब हो गए थे। उसकी खूबसूरत आंखें विचार से चमक रही थीं और उसने बुदबुदाते हुए कहा, तुम सचमुच कहानियों से भरी हुई हो। मुंबई के ऊपर सानवी सिंह नरम बादलों के बिस्तर पर गहरी नींद में सो रही थीं, जबकि विवान सिंह नीचे मृत्य लोक को देख रहा था। उसे उसकी बेटी मिल गई थी। उसे ये भी पता था कि उसकी माँ कहाँ है, लेकिन समस्या अब भी बनी हुई थी। मैं इसे कैसे समझाऊं? 5 वर्ष तक कोई संपर्क न होने के कारण उसे यकीन था कि उसकी पत्नी नाराजगी और गुस्से से भरी होगी। दिलीप, ये बहुत जरूरी है, जल्दी आओ। एक आवाज का प्रसारण अत्यधिक दूरी तय करते हुए सीधे स्वर्गिक दरबार के विशाल हॉल में गूंज उठा। प्रथम दिव्य सेनापति दिलीप, जो अन्य दिव्य सेनापतियों के साथ विभिन्न मामलों पर चर्चा कर रहे थे, पुकार सुनकर सीधे एक स्थानिक दरार में कूद गए। 10 मिनट बाद दिलीप ने अत्यंत सुंदर सानवी सिंह को निहारा, जिसकी शक्ल सूरत सर्वोच्च सम्राट से मिलती जुलती थी। खुशी से उनका चेहरा खिल उठा और उन्होंने पूछा, सर्वोच्च सम्राट, क्या ये आपकी ही संतान है? स्वर्गिक दरबार की राजकुमारी? हाँ, विवान सिंह ने संतुष्टि से कहा। वो बिल्कुल मेरे जैसी दिखती है ना? बड़ी होकर वो जरूर बहुत खूबसूरत बनेगी। बिल्कुल, आप और स्वामिनी से मिले उत्कृष्ट जीन्स के साथ राजकुमारी का चारों अमर लोकों में नंबर 1 सुंदरी होना तय है। दिलीप शून्य में एक घुटने के बल बैठ गया और उसकी प्रशंसा करने लगा। हालांकि विवान सिंह का चेहरा उतर गया। तुम्हारी मालकिन इस समय मुझसे बहुत नफरत कर रही होगी। तुम्हारा अधीनस्थ समझ गया है। मैं निश्चित करूंगा कि स्वामिनी अगले जन्म में एक अच्छे परिवार में पुनर्जन्म लें। दफा हो जाओ। मैं तुम्हें यहाँ किसी औरत को जीतने की रणनीति बनाने के लिए लाया हूँ। विवान सिंह ने उसे लात मारकर दूर फेंक दिया। क्या मैंने तुम्हें सिर्फ लड़ना और मारना ही सिखाया है? दिलीप को अत्यधिक अन्याय का एहसास हुआ। वो स्वर्गिक दरबार का प्रथम दिव्य सेनापति था। उसने स्वर्गिक दरबार के लिए खून पसीना बहाया था। उसके हाथ अनगिनत जिंदगियों के खून से रंगे थे। उसकी खौफनाक प्रतिष्ठा चारों अमर लोकों में गूंजती थी। और फिर भी सिर्फ इसलिए कि उसे किसी स्त्री को जीतने का तरीका नहीं आता था, सर्वोच्च सम्राट उसे नीचा दिखा रहा था। दूसरी दिव्य सेनापति बेज, वो एक महिला के दिल को सबसे अच्छे तरह समझती है। मैं उससे तुरंत संपर्क करूंगा। छोड़ो, मैं खुद संभाल लूंगा। विवान सिंह में आह भरी। दूसरों पर निर्भर रहने से बेहतर खुद पर निर्भर रहना था। वैसे सर्वोच्च सम्राट, पश्चिमी अमरलोक की निषिद्ध भूमि में आपने जिस काले गरुड़ कबीले को सील किया था, वो आजकल बेचैन हो गया है। वे अपने सिंह वंशीय कठपुतली संप्रदायों का उपयोग करके स्वर्गिक दरबार की शाखा पर हमला कर रहे हैं। बहुत अच्छा। विवान सिंह बेहद खुश हुए। जाओ 1-2 गरुड़ पकड़ लाओ। मैं अपनी बेटी के पोषण के लिए एक स्टू बनाना चाहता हूँ। दिलीप एक क्षण के लिए चुप रहे। 30,000 वर्ष पहले काले गरुड़ कबीले ने, जो कभी पश्चिमी अमरलोक की सबसे शक्तिशाली जातियों में से एक था, स्वर्गिक न्याय के शासन को उखाड़ फेंकने का प्रयास किया था।
यहाँ तक कि 13 स्वर्गीय कुलों के साथ मिलकर षड्यंत्र भी किया था। स्वाभाविक है कि वो असफल रहे। उनके अपराध के लिए उनकी पूरी जाति को मृत्युदंड दिया जाना उचित था, लेकिन सर्वोच्च सम्राट ने अपनी उदारता दिखाते हुए उन्हें केवल निषिद्ध भूमि में ही सीमित कर दिया। हालांकि चतुर गरुड़ों ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया और अमर लोक पर पुनः नियंत्रण प्राप्त करने के लिए लगातार उस सीमा को तोड़ने का प्रयास करते रहे। संयोगवश स्वर्गिक दरबार में भारत देश से सिंह उपनाम वाला एक दिव्य सेनापति था। वो न केवल स्थानिक और सामयिक रीतियों का ज्ञाता था, बल्कि उससे भी महत्वपूर्ण बात ये थी कि वो काना बनाने की हर तकनीक में निपुण था। उबालना, भाप में पकाना, स्टू करना और भूनना। और इस प्रकार समय बीतता गया। कई युगों तक फलता फूलता काला गरुड़ वंश, जो सभी जातियों में 10वें स्थान पर था और अपनी तीव्र प्रजनन दर के लिए गरुड़ जाति में प्रसिद्ध था, अब विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गया है। अब उनकी संख्या घटकर मात्र कुछ 100 ही रह गई है। दिलीप ने आह भरते हुए जल्दी से पृथ्वी छोड़ दी। मानव जाति को हल्के में नहीं लिया जा सकता था। वे कुछ भी खा सकते थे और उसे स्वादिष्ट व्यंजन में बदल भी सकते थे। इसी बीच काफी हिचकिचाहट के बाद अंततः विवान सिंह ने मन ही मन कहा, सानवी के जागते ही मैं उसे ढूंढने जाऊंगा। इसे हमेशा के लिए टालना कोई समाधान नहीं है। मुंबई से 1000 किलोमीटर दूर पूर्वी सागर शहर में राजपूत की फैशन डिजाइन कंपनी 7वीं तल पर स्थित प्रेसिडेंट के कार्यालय में एक पेशेवर काले रंग के स्कर्ट सूट में सजी एक महिला फर्श से छत तक फैली एक विशाल खिड़की के सामने खड़ी हुई बाहर के व्यस्त यातायात को खाली निगाहों से घूर रही थी। उसके काले बालों का झरना ऊपर की ओर उठा हुआ था। एक लट उसके कान को छू रही थी। उसके कपड़ों से निखरती उसकी सुडौल प्रतिमा इतनी आकर्षक थी कि उसकी महिला सचिव भी उसे 1-2 बार देखने के लिए मजबूर हो जाती। सचिव ने चुपचाप आह भरी। ये अफसोस की बात थी कि पूर्वी सागर की सबसे खूबसूरत महिला के रूप में जाने जाने के बावजूद उनकी मालकिन का व्यवहार सबके प्रति ठंडा और पहुंच से बाहर था, वरना उनके चाहने वालों की संख्या निश्चित रूप से दुगुनी हो जाती। सानवी, राधिका राजपूत ने धीरे से कहा। वो सुबह से यशोदा शर्मा को फोन करने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन उसकी कॉल का कोई जवाब नहीं मिला, मानो वो समुद्र में गायब हो गई हो। यशोदा शर्मा? राधिका राजपूत ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसका खूबसूरत चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था। सानवी, मम्मी तुम्हें बचाने का कोई ना कोई तरीका जरूर निकालेगी। मैं निकालूंगी। तभी सचिव का फोन बज उठा। उसने झट से फोन उठाया। उसकी आवाज तीखी हो गई। इतनी आसान चीज में आप कैसे गड़बड़ कर सकते हैं? इन्हें अभी हटाओ। क्या हमारा पूरा सुरक्षा विभाग हार गया? क्या हो रहा है? राधिका राजपूत की निगाहें चारों ओर घूमी और सचिव को बहुत दबाव महसूस हुआ। उसने सावधानी से जवाब दिया। एक आदमी बच्चे के साथ कंपनी में घुस आया और कहने लगा कि सानवी सिंह मम्मी को ढूंढ रही है। लेकिन चिंता ना करें अध्यक्ष महोदय, मैं तुरंत पुलिस को बुलाती हूँ, जल्दी निपटाओ, राधिका राजपूत ने ठंडे स्वर में कहा। फिर वो अचानक घूम गईं। उनकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। तुमने अभी किसका नाम लिया? अध्याय 8। आपको सांप कहाँ से मिले? सानवी। सचिव के काम खत्म करने के बाद उसने एक दुर्लभ दृश्य देखा। राधिका राजपूत, एक ऐसी महिला जो माउंट टाई के ढह जाने पर भी अपना संयम नहीं खोती, अत्यंत उत्तेजित हो गई और कार्यालय से बाहर भाग गई। राधिका राजपूत ने घबराकर लिफ्ट का बटन दबाया, लेकिन लिफ्ट 13वीं मंजिल पर अटक गई और नीचे नहीं उतरी। घबराकर उसने अपनी ऊंची हीलें उतारी और सीढ़ियों से नीचे भागी। कार्यालय भवन की पहली मंजिल की लॉबी। 4 सुरक्षा गार्ड जमीन पर पड़े हुए थे। विवान सिंह घुटनों के बल बैठ गया और उनसे गंभीरता से बोला, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, मैं अपनी पत्नी को ढूंढने आया हूं। तुमने मेरी बात पर विश्वास क्यों नहीं किया? तुम्हें मुझ पर हमला करना ही था। अब तुम्हें चोट लगी है ना? चारों सुरक्षा गार्ड पूरी तरह से हताश दिख रहे थे। उनके सामने खड़ा आदमी बेहद विचित्र था। उनके मुक्कों ने जरा भी विवान सिंह को छुआ तक नहीं था, फिर भी उनके शरीर ऐसे उछल पड़े जैसे किसी दीवार से टकरा गए हों। पापा, क्या मम्मी अब हमें नहीं चाहती? सानवी सिंह ने एक नई सफ़ेद पोशाक पहनी थी और वो विवान सिंह के कंधों पर बैठी अपने छोटे छोटे पैरों को आगे पीछे झुला रही थी। उसका छोटा सा चेहरा दुख से भरा हुआ था। तभी राधिका राजपूत ने सीढ़ियों का दरवाज़ा खोल दिया। दिन रात जिस बेटी के लिए वो तरस रही थी, उसे एक आदमी के कंधों पर बैठे देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सानवी। राधिका राजपूत दौड़कर आई और सानवी सिंह को कसकर गले लगा लिया और रुंधे हुए स्वर में बोली, सानवी, मम्मी ने तुम्हें बहुत याद किया। सानवी को भी मम्मी की बहुत याद आ रही थी। सानवी सिंह ने अपना सिर ऊपर उठाया और अपने छोटे हाथों से राधिका राजपूत के चेहरे से आंसू पोंछते हुए धीरे से कहा, रो मत मम्मी, रोते समय आप सुंदर नहीं लगती, है ना पापा? पापा?
राधिका राजपूत सतर्क होकर 2 कदम पीछे हट गई और अंततः उसे विवान सिंह का चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा। वो 30 सेकंड तक अचंभित होकर देखती रही, फिर दांत पीसते हुए उसने एक एक शब्द करके कहा, विवान सिंह, अब भी तुम में मुझे अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत है? दफा हो जाओ। हनी, मुझे उस नाम से बुलाने की हिम्मत मत करना, मैं तुम्हारी प्रेमिका नहीं हूं। तो फिर हमारी बेटी की माँ? विवान सिंह ने सुझाव दिया, हम एक सार्वजनिक स्थान पर हैं, क्यों ना हम कहीं शांत जगह पर जाकर बात करें? तभी राधिका राजपूत को याद आया कि वो एक चहल पहल भरी ऑफिस बिल्डिंग की पहली मंजिल पर थी। न केवल उसकी सचिव बल्कि अन्य कंपनियों के कर्मचारी भी उन्हें हैरानी से देख रहे थे। हे भगवान, राधिका राजपूत का सच में बच्चा है? तो पूर्वी सागर शहर की नंबर 1 ब्यूटी सीईओ के किसी रहस्यमयी व्यक्ति से बेटी होने की अफवाहें सच निकली। उस क्षण राधिका राजपूत की गुप्त रूप से या खुले रूप से प्रशंसा करने वाले अनगिनत पुरुषों के दिल चकनाचूर हो गए, जिनमें जमीन पर पड़े 4 सुरक्षा गार्ड भी शामिल थे। आधे घंटे बाद बायून कम्युनिटी, बिल्डिंग 7, अपार्टमेंट 301। लिविंग रूम के सोफे पर बैठे विवान सिंह और राधिका राजपूत एक दूसरे को घूर रहे थे। माहौल तनावपूर्ण था। केवल बेफिक्र सानवी सिंह ही बेहद प्यारी लग रही थी, जो खुशी खुशी सेब कुतर रही थी। काफी देर की चुप्पी के बाद राधिका राजपूत ने बोलना शुरू किया। सानवी तुम्हारे पास कैसे आई और शर्मा परिवार से तुम्हारा क्या संबंध है? मैंने शर्मा परिवार को तबाह कर दिया, विवान सिंह ने समझाया। हमारी बेटी ने कहा कि वो तुम्हें याद कर रही है, इसलिए मैं उसे यहां ले आया। बिना जरा भी हिचकिचाए राधिका राजपूत ने फोन उठाया और अपनी सचिव को फोन किया। मुझे ईस्ट सी सिटी के सबसे अच्छे मनोचिकित्सक अस्पताल का नंबर दीजिए। अरे, इतने लंबे समय तक अलग रहने के बाद क्या तुम अपने बच्चे के पिता के साथ ऐसा बर्ताव करती हो? विवान सिंह ने घूर कर देखा। सानवी के पिता मर चुके हैं, राधिका राजपूत ने सीधे विवान सिंह को घूरते हुए कहा। उसकी आवाज में कोई भावना नहीं थी। जब शर्मा परिवार मुझे प्रताड़ित कर रहा था, जब राजपूत परिवार मुझे जबरदस्ती शादी के लिए मजबूर कर रहा था, जब हर कोई मुझे तिरस्कृत कर रहा था और तुम कहीं नजर नहीं आ रहे थे, तब तुम मेरे लिए मर चुके थे। मृतकों का भी पुनर्जन्म हो सकता है। असंभव, राधिका राजपूत ने ठंडे स्वर में कहा। कृपया मेरा घर छोड़ दें और फिर कभी मेरे और सानवी के सामने मत आना। मम्मी, मैं नहीं चाहती कि पापा जाएं। सानवी सिंह ने राधिका राजपूत की आस्तीन से लिपटते हुए दयनीय स्वर में विनती की। सानवी, अच्छी बच्ची बनो। राधिका राजपूत की आवाज में पहले जैसी कठोरता नहीं रही, वो कोमल और नर्म हो गई। मम्मी तुम्हारे लिए एक बेहतर पापा ढूंढ लेंगी, ठीक है? टपक टपक। सानवी सिंह ने एक शब्द भी नहीं कहा। वो बस मुंह फुलाकर राधिका राजपूत को दुखी भाव से देखती रही और उसकी आंखों से बड़े बड़े आंसू एक एक करके बहने लगे। राधिका राजपूत अचानक पूरी तरह से असमंजस में पड़ गई और किसी भी तरह की सांत्वना से उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। सानवी, मम्मी तो बस तुमसे मजाक कर रही हैं, भला वो पापा को खुद से दूर क्यों भगाना चाहेंगी? सानवी सिंह ने ऊपर देखा, उसकी आंखों में आशा भरी थी। मम्मी, क्या हम एक परिवार बनकर हमेशा साथ रह सकते हैं? बाकी सभी बच्चों के साथ उनके मम्मी पापा हैं, सानवी को भी एक पूरा परिवार चाहिए। वो इस बेरहम कमीने को घर से बाहर निकाल देना चाहती थी, लेकिन उसे सानवी के प्रति पहले से ही बहुत अपराध बोध हो रहा था। वो अपनी बेटी की इकलौती विनती को कैसे ठुकरा सकती थी? उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि पूरी दुनिया उस पर हंसेगी, लेकिन ये सोचकर ही उसका दिल भर आता था कि दूसरे बच्चे उसकी बेटी का मजाक उड़ाएंगे क्योंकि उसका कोई पिता नहीं है। अपनी बेटी के बालों को सहलाते हुए राधिका राजपूत ने धीरे से कहा, ठीक है, मम्मी वादा करती हैं। वाह, मम्मी सबसे अच्छी हैं। सानवी सिंह ने खुशी से राधिका राजपूत के गाल पर एक चुंबन दिया, जिससे उसका चेहरा मुस्कान से खिल उठा। पापा का चुंबन कहाँ है? विवान सिंह ने अपना चेहरा और करीब किया। सानवी सिंह ने विवान सिंह को भी एक चुंबन दिया। मुआह। इसके बाद सानवी सिंह खुशी से झूमती हुई कमरे में इधर उधर दौड़ने लगी। राधिका राजपूत के सौम्य भाव धीरे धीरे गायब हो गए और उनकी जगह एक कठोर निर्मम सीईओ का दबंग रवैया दिखाई देने लगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने तुम्हें स्वीकार कर लिया है, मैं ये सब सानवी के लिए कर रही हूं और मुझे लगता है कि हमें गंभीरता से बात करनी चाहिए। आगे बढ़ो, विवान सिंह ने हिर सिलाया। सानवी आपको बहुत पसंद करती है और वो एक पूरा परिवार चाहती है। मैं भी उसे एक स्वस्थ बचपन देना चाहता हूं। अगर आप मान जाएं तो हम एक अनुबंध कर सकते हैं और फिलहाल विवाहित जोड़े होने का नाटक कर सकते हैं। अनुबंध? दिखावा? विवान सिंह ने भौहें चढ़ाईं।
जी हाँ, हम सार्वजनिक रूप से घोषणा करेंगे कि हमारा सुलह हो गया है और हमने सगाई कर ली है और हम जल्द ही अपनी शादी को आधिकारिक रूप से पंजीकृत करवा लेंगे। ये अनुबंध 5 साल तक चलेगा और सान्वी के 10 साल की होने पर समाप्त हो जाएगा। इस दौरान अगर हम में से किसी को भी सच्चा प्रेम मिल जाता है तो ये अनुबंध तुरंत रद्द हो जाएगा। राधिका राजपूत ने विवान सिंह की ओर देखा और उसके जवाब का इंतजार करने लगी। वो जानता था कि राधिका राजपूत उसे अभी माफ नहीं करेगी, न ही स्वीकार करेगी। 5 साल की नफरत बहुत लंबा समय था, लेकिन वो अपना पूरा जीवन, सैकड़ों, हजारों, लाखों साल राधिका राजपूत और सान्वी को मनाने में लगा देगा। वो उन्हें पूरे ब्रह्मांड की सबसे खुशहाल महिलाएं बना देगा। विवान सिंह ने गंभीरता से सिर हिलाया और कहा, मैं सहमत हूं। चूंकि आप सहमत हैं तो मैं एक अनुबंध तैयार करूंगी और पूरा होने पर आपको दिखा दूंगी। राधिका राजपूत कुछ देर रुकी, उसकी आंखों में एक जटिल भावना झलक रही थी। और आपने सान्वी को शर्मा परिवार की जागीर से बाहर कैसे निकाला? वहां कड़ी सुरक्षा है और शक्तिशाली मार्शल आर्टिस्ट पहरा दे रहे हैं। चोरी? विवान सिंह के होठों का कोना थोड़ा सा हिला। उसने गंभीर भाव बनाते हुए कहा, जहां तक मुझे दिखता है इसके परिणाम वास्तव में बहुत बुरे लग रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए प्रिया? सबसे पहले हम सान्वी के लिए एक निजी किंडरगार्टन ढूंढेंगे। अगर शर्मा परिवार बदला लेने आता है, राधिका राजपूत ने अपने होंठ दबाए, तो हम पुलिस को बुला लेंगे। वैसे भी सान्वी अब उनके कब्जे में नहीं है, इसलिए मुझे उनकी धमकियों से चिंता नहीं है। 1 मिनट रुको। राधिका राजपूत ने विवान सिंह को घूर कर देखा। मुझे फिर से अपनी हनी मत बुलाना, हम तो बस एक जोड़े होने का नाटक कर रहे हैं। तो चलिए कल नागरिक मामलों के ब्यूरो चलते हैं और इसे आधिकारिक रूप से दर्ज करवा लेते हैं। राधिका राजपूत हक्का बक्का रह गई। उसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं था। उस आदमी की बेशर्मी उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा थी। मुझे बस इस बात की चिंता है कि सान्वी को हमारा नाटक समझ आ जाएगा, विवान सिंह ने समझाया। अगर हमें शो करना है तो हमें पूरी तरह से मेहनत करनी होगी, है ना? उसका तर्क सही था। राधिका राजपूत के पास मना करने का कोई कारण नहीं था। ठीक है, उसने ठंडे लहजे में कहा, लेकिन तुम्हें बाहर जाकर नौकरी ढूंढनी होगी। मैं फ्री खोर का सहारा नहीं लूंगी। ठीक है। विवान सिंह तुरंत मान गया और सोचने लगा कि उसे किस प्रकार की नौकरी मिल सकती है। काफी देर तक सोचने के बाद भी उसे कोई अंदाजा नहीं था। अचानक उसने अपनी जांघ पर हाथ मारा। डार्लिंग, क्या मैं तुम्हारी कंपनी में काम करने आऊं? फैशन डिजाइन दिलचस्प लगता है। राधिका राजपूत ने थोड़ा घबराकर ऊपर देखा। उसकी निगाहों में घृणा भरी थी। ये कैसी नजर है, जैसे कि मैं कोई विकृत मानसिकता वाला व्यक्ति हूं। विवान सिंह ने भौहें चढ़ाईं। मेरी कंपनी विशेष रूप से महिलाओं के स्लीपवेयर और लॉन्जरे उत्पादन करती है। हस्तक्षेप के लिए क्षमा करें। विवान सिंह चुपचाप खड़ी हो गई और अपार्टमेंट के चारों ओर देखने लगी। राधिका राजपूत का घर बड़ा नहीं था। उसमें 2 शयन कक्ष और एक बैठक कक्ष था, कुल मिलाकर लगभग 90 वर्ग मीटर का। अपनी पत्नी और बेटी के साथ यहां रहने के ख्याल से विवान सिंह असीम उत्साह से भर गया। यही वो साधारण जीवन था जो वो हमेशा से चाहता था। और इस नकली जोड़े के मामले में उसने मन ही मन एक छोटा सा लक्ष्य तय किया, इसे जल्द से जल्द आधिकारिक बना देना। अचानक प्रथम दिव्य सेनापति की गंभीर आवाज उनके मन में गूंजी, सर्वोच्च सम्राट काला गरुड़ पकड़ा गया है। विवान सिंह बेहद खुश था। दिलीप वाकई भरोसेमंद है। हाथ के इशारे से 2 काले सर्पनुमान जीव प्रकट हुए। मैं एक को उबालूंगा और दूसरे को धीमी आंच पर पकाऊंगा। वो तुरंत काम पर लग गया और रसोई में व्यस्त हो गया। राधिका राजपूत पहले से ही इस बात से परेशान थी कि अब उसे विवान सिंह के साथ एक ही छत के नीचे रहना पड़ेगा। रसोई में आवाज सुनकर वो उठी और उधर गई। विवान सिंह को 2 सांपों को संभालते देखकर उसका चेहरा शौक से पीला पड़ गया। ये सांप तुम्हें कहाँ से मिले? ये गरुड़ है, काले गरुड़, विवान सिंह ने उसे सुधारते हुए कहा। ये बहुत कीमती है। पूरे अमरलोक में इनकी संख्या केवल 300 ही बची है। मैंने अपने अधीनस्थ को इन्हें विशेष रूप से हमारी बेटी के पोषण में मदद करने के लिए लाने का आदेश दिया। गरुड़? बिल्कुल नहीं। अगर आप चाहें तो इन्हें खा सकते हैं, लेकिन सान्वी को इतनी गंदी चीज खिलाने की हिम्मत मत करना। तुम्हारे पास कुछ नहीं है? नहीं। इतना कहकर राधिका राजपूत ने रसोई का दरवाजा। आधे घंटे बाद रसोई से खुशबू आई और सान्वी सिंह की कोमल नाक फड़क उठी। मम्मी, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। पापा क्या बना रहे हैं? राधिका राजपूत हिचकिचाई। क्या मुझे उसे सच बता देना चाहिए? लेकिन अगर वो डर गई तो? तभी रसोई को दरवाजा खुला। विवान सिंह हाथ में एक थाली लिए बाहर निकला। प्यारे, जल्दी करो और हाथ धो लो, एक लाजवाब व्यंजन परोसा जा रहा है। मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। हाथ धोने के बाद सान्वी सिंह अपनी कुर्सी पर बैठ गई। उसकी आंखें चमक उठीं जब उसने चॉपस्टिक से भुने हुए सुअर के मांस का एक टुकड़ा उठाया।
फिर छोटी बच्ची एकदम जम गई। ये दृश्य देखकर राधिका राजपूत चौंक गई और उसने चिंता से पूछा, सानवी, क्या हुआ? मम्मी, ये मांस कितना स्वादिष्ट है, आपको भी एक टुकड़ा चखना चाहिए। मम्मी को भूख नहीं है। राधिका राजपूत ने बार बार अपना सिर हिलाया। अपनी बेटी को खाना चट करते देख उसके पास ये मानने के अलावा कोई चारा नहीं था कि ये सांप का मांस है। उसने विवान सिंह को घूर कर देखा। वो अपनी बेटी को ऐसी चीज कैसे खिला सकता है? वो किस तरह का गैर जिम्मेदार पिता है? अपनी पत्नी की शत्रुतापूर्ण निगाहों को भांपते हुए विवान सिंह ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। क्या आप वाकई कुछ नहीं चाहती? मैं इसे नहीं खाऊंगा, राधिका राजपूत ने उपहास करते हुए कहा। मैं राधिका राजपूत उस चीज का एक निवाला भी खाने के बजाय भूख से मरना पसंद करूंगा। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, उसके पेट से जोरदार आवाज आई, बड़बड़ाना। राधिका राजपूत असहज महसूस कर रही थी। वो काम में इतनी व्यस्त थी कि उसे नाश्ते या दोपहर के भोजन का समय ही नहीं मिला था, और अब उसे बहुत भूख लग रही थी। अगर भूख लगी हो तो थोड़ा खा लो, इससे तुम्हारी उम्र भी बढ़ जाएगी, विवान सिंह ने हंसते हुए कहा। मैं इसे नहीं खाऊंगा, ये सुंदरता को बढ़ाता है और शाश्वत यौवन को बनाए रखता है। मैं इसे नहीं खाऊंगा। ठीक है फिर, विवान सिंह ने कंधे उचका दिए। हालांकि इन दोनों काले गरुड़ों की सीमा बहुत ऊंची नहीं थी, केवल अमर पूजनीय स्तर पर, लेकिन अपने भंडार वलय से विभिन्न दिव्य सामग्री और सांसारिक खजाने को सहायक सामग्री के रूप में मिलाने के बाद अब ये केवल एक भोजन नहीं रह गया है, ये एक अनमोल औषधि है। एक निवाला ही किसी भी साधक को तुरंत स्वर्णकूर बनाने की शक्ति प्रदान कर सकता है। चूंकि उसकी पत्नी और बेटी साधिका नहीं थी, इसलिए विवान सिंह ने जानबूझकर गरुड़ के मांस से विशाल ऊर्जा निकाल दी थी। फिर भी उसमें उनके शरीर को पूरी तरह से बदलने और उनकी आयु को 100 वर्ष तक बढ़ाने की शक्ति मौजूद थी। विवान सिंह और सानवी सिंह ने बड़े चाव से खाया। उस मनमोहक खुशबू को सूंघकर राधिका राजपूत ने चुपके से घूंट भरा। कितनी अच्छी खुशबू है, शायद मुझे बस एक निवाला चखकर देख लेना चाहिए। आखिर मैं अपनी बेटी को विवान सिंह की बनाई कोई चीज बिना जाने कैसे खिला सकती हूँ? कहीं उसमें जहर तो नहीं मिला? जहर की जांच करने के विचार को मन में रखते हुए राधिका राजपूत ने अपनी चॉपस्टिक उठाई और अपने नाखून के आकार का मांस का एक टुकड़ा खाया। मांस उसके मुंह में जाते ही पिघल गया और एक गर्म लहर उसके पूरे शरीर में फैल गई। उसे ऐसा लगा जैसे वो किसी गर्म बादल की चोटी पर बैठी हो। एक ऐसा एहसास जो किसी भी शानदार फुल बॉडी स्पा से कहीं ज्यादा आरामदायक था। राधिका राजपूत की खूबसूरत आंखें चमक उठी। स्वादिष्ट, हल्की मुस्कान के साथ विवान सिंह ने पूछा, कैसा है? ठीक ठाक है, मुझे लगता है कंपनी की कैंटीन से थोड़ा बेहतर है, राधिका राजपूत ने कहा। हालांकि उसकी चॉपस्टिक जरा भी धीमी नहीं हुई। पहले तो उसने शिष्टाचार का ध्यान रखते हुए छोटे छोटे निवाले लिए, लेकिन आखिरकार उसने अपनी छवि की परवाह करना बिल्कुल छोड़ दिया। एक हाथ से सूप का कटोरा पकड़े और दूसरे हाथ से चॉपस्टिक से मांस उठाते हुए वो बिल्कुल एक टॉम बॉय जैसी लग रही थी। विवान सिंह ने अपने होठ से कोड़ लिए। राधिका राजपूत हमेशा की तरह ही नखरीली और जिद्दी है। वो ये क्यों नहीं मान लेती कि ये स्वादिष्ट है? सूप का एक बर्तन, मांस की एक थाली। राधिका राजपूत और सानवी सिंह ने एक एक टुकड़ा खा लिया, कुछ भी नहीं छोड़ा। मेरा पेट पूरी तरह भर गया है। माँ और बेटी सोफे पर लेटी हुई थीं और पूर्ण संतुष्टि के भाव से अपने पेट पर हाथ फेर रही थीं। इसी बीच विवान सिंह चुपचाप मेज साफ कर रहा था। सानवी सिंह ने व्यस्त विवान सिंह को देखा, फिर बगल में बैठी अपनी माँ की ओर मुड़ी और घूरते हुए कहा, मम्मी, आप कितनी सुंदर हैं। राधिका राजपूत ने सहज ही बैठक कक्ष में लगे फर्श से छत तक फैले दर्पण पर एक नजर डाली और आश्चर्य से उसका चेहरा खिल उठा। हालांकि उसके चेहरे की बनावट वही थी, राधिका राजपूत को लगा कि उसकी छवि में उसकी त्वचा, शरीर और ओवरऑल ऑरा में जबरदस्त परिवर्तन आ गया है। फिर उसने अपनी बेटी की ओर देखा। सानवी सिंह, जो पहले से ही किसी चीनी मिट्टी की गुड़िया की तरह प्यारी थी, अब और भी ज्यादा मनोहर और सुंदर हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे आकाश के सारे तारे उसकी आंखों में समा गए हों, जिससे उसकी आंखें चमकीली और जीवंत हो उठी थीं। क्या सचमुच ये गरुड़ का मांस है? राधिका राजपूत, तुम तो विवान सिंह की बकवास पर विश्वास करके पागल हो गए हो। राधिका राजपूत ने अपना सिर हिलाया और इस बेतुकी बात को खारिज कर दिया और इसे पेट भरे होने और संतुष्ट होने के कारण होने वाला भ्रम मान लिया। राधिका राजपूत, क्या तुमने कभी सोचा है कि एक दिन तुम ब्रह्मांड की शासिका बनोगी? अनगिनत जातियों और तारामंडलों का जन्म और मृत्यु तुम्हारी हर इच्छा पर निर्भर करेगी। पुनर्जन्म के 6 मार्ग भी तुम्हारे नियंत्रण में होंगे। विवान सिंह की आवाज रसोई से आ रही थी, जहां वो बर्तन धो रहा था। क्या तुम्हें ऐसा जीवन पसंद आएगा? राधिका राजपूत ने 1 मिनट तक गंभीरता से सोचा और फिर जवाब दिया, मुझे नहीं पता। विवान सिंह हैरान रह गया। तुम्हें नहीं पता? तुम जो कह रहे हो वो बहुत ही अकल्पनीय है। मैं इसकी कल्पना भी नहीं कर सकती। सानवी सिंह को गोद में लिए राधिका राजपूत ने प्यार से कहा, अभी मेरी बस यही इच्छा है कि सानवी स्वस्थ और खुशहाल बड़ी हो और जो उसे पसंद हो वो करे। मेरा क्या होगा? विवान सिंह ने उम्मीद भरी निगाहों से उसकी ओर देखा। मेरी बेटी और मुझसे दूर रहो। विवान सिंह के होंठ फड़क गए। ये औरत कितनी निर्दयी है। भन 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 भन।
टेबल पर रखा उसका फोन वाइब्रेट होने लगा। राधिका राजपूत फोन उठाने के लिए उठी। बहन, मुझे अभी अभी खबर मिली है, मुंबई में शर्मा परिवार को एक रहस्यमय विशेषज्ञ ने पूरी तरह से खत्म कर दिया है। अपनी बहन माया राजपूत की हैरान कर देने वाली आवाज सुनकर राधिका राजपूत जमसी गई और सहज ही विवान सिंह की ओर देखा। उसे याद था कि विवान सिंह ने कहा था कि शर्मा परिवार को नष्ट करने के बाद ही वो सानवी को उसके पास लाया था। बहन, कुछ तो बोलो, सानवी का क्या हुआ? क्या वो अभी भी शर्मा परिवार के साथ है? माया राजपूत की आवाज चिंता से भरी हुई थी। ओह, चिंता मत करो, सानवी मेरे साथ है, राधिका राजपूत ने खुद को संभालते हुए कहा। माया राजपूत अचंभित थी। आखिर चल क्या रहा है? ये एक लंबी कहानी है, जब मुझे मौका मिलेगा मैं तुम्हें व्यक्तिगत रूप से समझाऊंगी। ठीक है। फोन रखने के बाद राधिका राजपूत शर्मा परिवार के बारे में विवान सिंह से पूछना चाहती थी, लेकिन शब्द उसके गले में अटक गए। काफी देर की चुप्पी के बाद उसने दूसरा नंबर डायल किया। विवान सिंह ने एक पल के लिए किनारे से सुना और उसने महसूस किया कि वो अपनी बेटी सानवी सिंह का किंडरगार्टन में दाखिला कराने की व्यवस्था कर रही है। कुछ देर में राधिका राजपूत ने गहरी राहत की सांस ली। तय हो गया, गैलेक्सी किंडरगार्टन। हम कल सानवी को साथ में वहां ले जाएंगे। ठीक है मम्मी, मुझे नींद आ रही है, मैं सोना चाहती हूँ, सानवी सिंह ने धीमे से बुदबुदाया। राधिका राजपूत जल्दी से मुख्य शयन कक्ष में बिस्तर ठीक करने गई। सानवी, क्या तुम आज रात मम्मी के साथ सो जाओगी? हम विवान सिंह को अतिथि कक्ष में सुला देंगे। मैं पापा और मम्मी के बीच में सोना चाहती हूँ। ये राधिका राजपूत हक्का बक्का रह गई। साथ में सोना? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ये गलती पहले ही एक बार कर चुकी हूँ, मैं इसे दोबारा बिल्कुल नहीं दोहरा सकती। उसने विवान सिंह की तरफ एक नजर डाली, मानो आंखों आंखों से इशारा कर रही हो। विवान सिंह ने गंभीर स्वर में कहा, बेटी, ये बहुत खतरनाक विचार है। हाँ, राधिका राजपूत ने बीच में कहा। लेकिन बस एक बार, विवान सिंह ने आगे कहा। राधिका राजपूत अविश्वसनीय निगाहों से उसे घूरती रह गई। मम्मी, क्या आप वाकई सानवी को मना कर देंगी? सानवी सिंह ने राधिका राजपूत का हाथ खींचते हुए दयनीय स्वर में पूछा। मैं उसकी बात पूरी करने से पहले ही सानवी की आंखों में आंसू भर आए। राधिका राजपूत ने तुरंत नरमी दिखाई। बिल्कुल नहीं। वाह! सानवी सिंह की बड़ी बड़ी आंखें मुस्कुराते हुए दो अर्धचंद्राकार आकृतियों में बदल गईं। वो देखने में बेहद खूबसूरत लग रही थी। वो बिस्तर पर लेट गई और विवान सिंह को खुशी से आंख मारी। राधिका राजपूत ने विवान सिंह के पैर पर जोर से लात मारी। उसके चेहरे पर एक भावहीन मुस्कान थी। तुम तो बड़े ही अजीब हो, अपनी नापाक मंशाओं को पूरा करने के लिए हमारी बेटी का इस्तेमाल कर रहे हो। विवान सिंह अवाक रह गया। मैं भला ऐसा कैसे कर सकता था? ये सब हमारी बेटी की वजह से हुआ। वो अपनी समझ के लिए हद से ज्यादा चालाक थी। उसे पता था कि राधिका राजपूत और मेरे बीच अनबन चल रही है और वो मदद करना चाहती थी। फिर भी ये मदद वाकई कमाल की थी। अपनी बेटी को नहलाने के बाद राधिका राजपूत काले रंग के नाइट गाउन में बाथरूम से बाहर निकली। उनके लंबे बाल कंधों पर बिखरे हुए थे और उनकी हर नजर से एक परिपक्व और बौद्धिक आभा झलक रही थी। दुर्भाग्य से उनकी बेटी नहाने के तुरंत बाद सो गई थी, इसलिए विवान सिंह को कमरे में जाने की अनुमति नहीं मिली। दरवाजे पर खड़ी राधिका राजपूत की शांत आंखों को देखते हुए विवान सिंह में हताशा में आह भरी। ठीक है, मैं अतिथि कक्ष में सो जाऊंगा। अध्याय 10। अजेय। किंडरगार्टन से शुरुआत। अगली सुबह तैयार होने के बाद साफ सफेद पोशाक पहने और अपना छोटा सा बैग लिए हुए सानवी सिंह राधिका राजपूत की सफेद BMW 3 सीरीज सेडान में बैठ गई। छोटी बच्ची बेहद खुश थी और पूरे रास्ते खुशी से बातें करती रही। किंडरगार्टन के प्रवेश द्वार पर राधिका राजपूत को उनकी सचिव का फोन आया। उन्होंने अपनी प्यारी बेटी के स्कूल के पहले दिन की गवाह बनने की योजना बनाई थी, लेकिन अब वो हिचकिचा रही थीं। अगर कंपनी में काम ज्यादा है तो तुम्हें जाना चाहिए, विवान सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा। सानवी को छोड़ने के बाद मैं वैसे भी नौकरी ढूंढने जाऊंगा। ठीक है, तो मैं तुम पर भरोसा कर रही हूं। राधिका राजपूत ने अनिच्छा से गाड़ी चलाने से पहले अपनी बेटी के माथे पर चुंबन किया। विवान सिंह ने सानवी सिंह का छोटा हाथ पकड़कर किंडरगार्टन में प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन द्वार पर मौजूद 4 गार्डों ने उसे रोक दिया। आखिर वो एक अपरिचित चेहरा था। जब हट्टे-कट्टे गार्डों के कप्तान को पता चला कि सानवी सिंह एक नई छात्रा है जिसने दाखिला लिया है, तो वो मुस्कुराया और बोला, दरवाजे 7:30 बजे तक नहीं खुलते, लेकिन शिक्षक 7 बजे आ जाते हैं। मैं तुम्हें अंदर ले चलता हूँ। ठीक है, विवान सिंह ने सिर हिलाया। कार्यालय जाते समय वो और कप्तान कुछ हल्की फुल्की बातचीत करते रहे। तभी विवान सिंह को पता चला कि उसकी बेटी के किंडरगार्टन की पूर्वी सागर शहर में बहुत ख्याति थी। वहां उच्च कोटि की शिक्षा दी जाती थी। वार्षिक शुल्क 3 लाख से अधिक था और प्रवेश सीटें सीमित थीं। केवल पैसा ही प्रवेश के लिए पर्याप्त नहीं था, इसके लिए बेहद प्रभावशाली संपर्कों की भी आवश्यकता थी। यही कारण था कि गार्ड कप्तान इतने मिलनसार थे और स्वयं आगे आगे चल रहे थे। नामांकन प्रक्रिया बहुत ही सुचारू रूप से संपन्न हुई।
किंडरगार्टन की शिक्षिका, जो हाल ही में कॉलेज से स्नातक हुई थीं, ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, सान्वी के पापा, आपको 7:30 बजे से पहले किंडरगार्टन छोड़ देना चाहिए। इसका अप्रत्यक्ष संदेश ये था कि उसके पास अभी भी अपनी बेटी के साथ लगभग 15 मिनट बचे हुए थे। धन्यवाद। विवान सिंह ने सिर हिलाया और अपनी बेटी को आसपास घुमाने की योजना बनाई। गैलेक्सी किंडरगार्टन बहुत विशाल था। इसमें एक निजी खेल का मैदान, एक विशाल पुस्तकालय और यहाँ तक कि एक छोटा सा मनोरंजन पार्क भी था। जैसे ही वे कार्यालय की इमारत से बाहर निकले, 5 या 6 साल का एक लड़का, जिसके बाल छोटे छोटे कटे हुए थे और जिसने डिजाइनर ब्रांड के कपड़े पहने हुए थे, ने उनका रास्ता रोक लिया। इंद्रधनुषी रंग की कॉटन कैंडी हाथ में लिए उसने घमंडी अंदाज में कहा, तुम नए छात्र हो, तुम्हारा नाम क्या है? बोलते हुए उसने सान्वी सिंह को ध्यान से देखा और बुदबुदाया, बिल्कुल भी बुरी नहीं दिखती। सान्वी सिंह विवान सिंह के पीछे छिप गई और डरते हुए बोली, सान्वी सिंह, मैं देवेंद्र शाह हूं, गैलेक्सी किंडरगार्टन का बॉस और पूर्वी सागर का सरगना। देवेंद्र शाह ने सीना फुलाते हुए ऐलान किया, अब से मुझे भाई शाह कहकर बुलाना होगा, यही नियम है, समझे? नहीं, सान्वी सिंह ने फुसफुसाते हुए कहा। हे स्त्री, तुम्हारी अज्ञानता ने मेरा ध्यान सफलतापूर्वक आकर्षित कर लिया है, देवेंद्र शाह ने एक बहुत बड़े उम्र के व्यक्ति की गंभीरता से कहा। वो किंडरगार्टन के प्रधानाचार्य का बेटा था, शाह समूह का इकलौता वारिस, एक ऐसा व्यक्ति जिसका भविष्य एक दिन सभी धनी परिवारों के शिखर पर पहुंचने वाला था। एक छोटी बच्ची का उसके आकर्षण का विरोध कर पाना अविश्वसनीय। विवान सिंह, क्या तुम सचमुच मेरी बेटी पर बुरी नजर डाल रहे हो? मुझे अचानक किसी को पीट देने का मन कर रहा है, लेकिन सर्वोच्च सम्राट होने के नाते अगर ये बात फैल जाए कि मैंने 6 साल की बच्ची को सबक सिखाया, तो ये कितना शर्मनाक होगा। जब विवान सिंह सोच रहा था, तभी देवेंद्र शाह ने अपने हाथ में पकड़ी हुई इंद्रधनुषी रंग की कॉटन कैंडी को ऊपर उठाकर उसे रिश्वत देने और धमकाने की कोशिश की। मुझे भाई शाह कहो, मैं तुम्हारे साथ थोड़ी सी कॉटन कैंडी बांटूंगा, वरना। सान्वी सिंह विवान सिंह के पीछे चुपचाप छिपी रही। कैंडी स्टूडियो के बारे में सुना है क्या? देवेंद्र शाह ने घमंड से कहा। ये उनकी इंद्रधनुषी रंग की कॉटन कैंडी है, दिन में सिर्फ 10 ही मिलती है, जान पहचान के बिना एक भी नहीं मिलेगी, चाहे आपके पास कितना भी पैसा क्यों ना हो। इंद्रधनुषी रंग के कॉटन कैंडी के स्वाद का कोई विरोध नहीं कर सकता था। देवेंद्र शाह ने अपनी कक्षा की अनगिनत छोटी लड़कियों का दिल जीतने के लिए ठीक यही तरकीब अपनाई थी। सान्वी सिंह की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने चुपचाप घूंट भरा और कहा, मैंने इसके बारे में नहीं सुना है और मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। ओह, देवेंद्र शाह ने खुद भी एक टुकड़ा खाया। स्वादिष्ट, इसका स्वाद बिल्कुल बादल जैसा है। कुछ देर रुकने के बाद उन्होंने थोड़ी निराशा के साथ कहा, क्या आप जानना चाहते हैं कि बादल का स्वाद कैसा लगता है? शायद आपको इस जीवन में कभी ये मौका ना मिले, क्योंकि आप इसे खरीद नहीं सकते। सान्वी, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? विवान सिंह ने मुस्कुराए। हालांकि सान्वी सिंह की चमकती आंखें बार बार देवेंद्र शाह के हाथ में रखी कॉटन कैंडी की ओर जा रही थीं, लेकिन उसने बार बार अपना सिर हिलाया। मुझे दांतों में कैविटी होने का डर है। देवेंद्र शाह ने बेरहमी से उसके झूठ का पर्दाफाश कर दिया। मान लो कि तुम इसे खरीद नहीं सकती, बहाने बनाना बंद करो, लेकिन अगर तुम मुझे भाई शाह कहोगी तो मैं तुम्हें कुछ दूंगा और अब से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम झूठ बोल रही हो, मेरे कापा दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान है, वो इसे जरूर खरीद सकते हैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, सान्वी सिंह ने पलटकर जवाब दिया। उसकी बातों से विवान सिंह का दिल पिघल गया। वो वास्तव में इस समय कंगाल था, लेकिन बादल का स्वाद, वो तो बिल्कुल सहज था। विवान सिंह ने अपनी उंगलियां चटकाईं और 6 वर्षीय देवेंद्र शाह ने देखा कि आकाश से एक सफेद बादल धुएं के एक गुब्बारे की तरह नीचे आया और एक शुद्ध सफेद कॉटन कैंडी में बदल गया। देवेंद्र शाह ने पलकें झपकाईं। ये सुनिश्चित करने के बाद उसने तुरंत आकाश की ओर देखा। बादल को सचमुच गायब देखकर वो पूरी तरह से अचंभित रह गया। सफेद बादल से मिठाई बनाना, महान संत वूकॉन्ग भी ऐसा नहीं कर सकते, है ना? बेटी, ये बादल बड़ा और सफेद है, इसे आजमा कर देखो, विवान सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा। वाह, पापा सबसे अच्छे हैं। सान्वी सिंह की बड़ी बड़ी आंखें 2 खूबसूरत अर्धचंद्राकार मंडलों में बदल गईं। उसने खुशी खुशी एक बड़ा सा टुकड़ा खाया, फिर पंजों के बल खड़ी होकर कॉटन कैंडी को ऊपर उठाया। पापा, आप भी थोड़ा खा लीजिए, उसने प्यार से कहा। विवान सिंह ने आश्चर्य जताते हुए एक निवाला लिया। इसका स्वाद उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छा है। देवेंद्र शाह ने अपने हाथ में कैंडी स्टूडियो की लिमिटेड एडिशन कॉटन कैंडी पर एक नज़र डाली। अचानक अब उसका स्वाद उतना अच्छा नहीं लग रहा था और ना ही उसमें वो खास स्वाद था जो उसकी ऊंचाई का प्रतीक था। उसने उत्सुकता से पूछा, बादल का स्वाद कैसा होता है? क्यों ना तुम अपने पापा से एक बनवाकर चखने को कहो, सान्वी सिंह ने चहकते हुए कहा। मेरे पिताजी ऐसा नहीं कर सकते,
देवेंद्र शाह ने बुदबुदाया। लेकिन क्या तुम्हारे हाथ में जो कॉटन कैंडी है उसका स्वाद बादल जैसा नहीं होना चाहिए? सानवी सिंह ने पूछा। देवेंद्र शाह अवाक रह गया। वो तो बस उसकी शेखी थी। निराश होकर उसका सारा घमंड गायब हो गया। अंततः भले ही उसके पारिवारिक पृष्ठभूमि ने उसे किंडरगार्टन पर राज करने की अनुमति दी हो, वो अभी भी सिर्फ 6 साल का पिच्चा था। वो लगातार घूंट भर रहा था। लार उसके होठों से लगभग बाहर आ रही थी। हालांकि सानवी सिंह ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और जल्दी से अपनी कॉटन कैंडी खत्म कर ली। उसने उम्मीद भरी निगाहों से अपना छोटा सा चेहरा ऊपर उठाया। पापा, मुझे और चाहिए। विवान सिंह मुस्कुराए। ठीक है, इस बार हम सिरस बादल पर कोशिश करते हैं। पलक झपकते ही आकाश से एक बड़ा सा सिरस बादल हल्के धुएं के गुब्बारे में बदल गया, जो नीचे की ओर बहता हुआ आया और एक और रुई के टुकड़े में जम गया। मानो देवेंद्र शाह को जानबूझकर चिढ़ाने के लिए सानवी सिंह ने इसे छोटे छोटे टुकड़ों में धीरे धीरे खाते हुए कहा, पापा, अगली बार मैं काला बादल खाना चाहती हूँ, क्या मैं खा सकती हूँ? आप अपनी पसंद का कोई भी बादल ले सकते हैं। गल्प। देवेंद्र शाह ने मुश्किल से अपनी भावनाओं को काबू किया। उसकी ईर्ष्या भरी निगाहें उस पर टिकी हुई थीं। वो अपनी आंखें उससे हटा नहीं पा रहा था। उसने सानवी सिंह की ओर देखा और फुसफुसाते हुए कहा, सानवी, मुझे भी थोड़ा चाहिए। क्या तुम अपने पापा से मेरे लिए एक बनाने को कह सकती हो? नहीं। सानवी, बहन। नहीं, मेरा मतलब है बड़ी बहन सानवी। कृपया कृपया, मैं सचमुच इसे चखना चाहता हूँ। तुमने मुझे क्या कहा? सानवी सिंह की आंखों में एक मुस्कान आ गई और उसके गालों पर छोटे छोटे डिंपल उभर आए। बड़ी बहन सानवी, देवेंद्र शाह ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। बड़ी बहन सानवी, अब से आप गैलेक्सी किंडरगार्टन की बॉस हैं। सानवी सिंह बेहद खुश थी, लेकिन उसने गंभीर चेहरा बना लिया और चुप रही। मैं वादा करता हूं, गैलेक्सी में नहीं, पूर्वी सागर शहर के सभी किंडरगार्टन में तुम ही महारानी बनोगी। तुम्हारा कहा ही कानून होगा। देवेंद्र शाह ने झट से कहा। अगर कोई तुम्हारी बात नहीं मानेगा तो मैं उसे तुम्हारे लिए पीट दूंगा। विवान सिंह, क्या वो बालवाड़ी से ही अजेय हो सकते हैं? सानवी सिंह ने उसे बीच में ही रोक दिया। रुको रुको रुको, मैं बेवजह लोगों को क्यों मारूंगी? पापा, आप क्या सोचते हैं? क्या मुझे उसे एक थप्पड़ मारना चाहिए या नहीं? मुस्कुराते हुए विवान सिंह ने अपनी बेटी के गालों को चुटकी से दबाया। ये तुम पर निर्भर करता है। देवेंद्र शाह ने उधर देखा, उसके चेहरे पर दयनीय भाव थे। बड़ी बहन सानवी, ठीक है फिर। सानवी सिंह ने अपना छोटा हाथ हिलाया। चूंकि तुम्हें इसकी इतनी सख्त जरूरत है तो फिर। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।